बच्चों, how are you people? This is Deepinder from Vedantu Offline Center Patiala and I welcome you all to Vedantu's official channel. We are back with another one shot video. इस वीडियो में we are going to cover up all the poems which are there in your flamingo book. So आपको exam point of view से जो जो भी poems के part aspect से important है, everything will be covered in this video. Poetic devices, word meanings, line by line explanation, everything will be covered here. All you need to do is take a notebook and just keep writing all the important points you have to write, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट आएगा एंड दे विल आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट एंड व्हाट डज सो एंड सो वर्ड मीन. सो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. हेयर आई हैव रिटन द नेम ऑफ द पोम्स अलॉन्ग विद द पोइट्स. तो आप लोग को फटाफट से एक बार आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि एक नोटबुक ले लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके ऊपर जस्ट पोम का नाम लिख लो, पोइट का नाम लिख लो और इसके नीचे मतलब पॉइंटर्स में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ जो आप एग्जाम से पहले एकदम फटाफट से रेफर कर सकते हो, राइट. सो ये बस थोड़ा सा मैंने इंट्रोज लिख दिए हर पोम के बारे में. फर्स्ट इज माई मदर 66 विच इज़ रिटन बाय कमला दास. सो इसमें बेसिकली वी एक्सप्लोर द फियर ऑफ लॉस, कि जैसे हमारा समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू अस, मे बी आवर पेरेंट्स और एनीवन, जब हम देखते हैं दैट दे आर reaching a certain age and we know that now they'll leave us slowly, तो हमारे दिमाग में कैसे वो एक fear create हो जाता है. The next poem is Keeping Quiet, जहाँ पे the poet which is Pablo Neruda, he urges us to just be quiet for a while and just observe around us that what actually is happening in this world. Next is A Thing of Beauty which is written by John Keats. John Keats के बारे में अगर आपने उनका नाम सुना है, you know he is the poet of nature. He loves nature. उन्होंने इतनी इतनी poems, इतनी इतनी books लिखी हैं which are purely based on nature. How he loves nature. Everything which exists is a thing of beauty. तो ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. Next up we have A Roadside Stand which is written by Robert Frost, in which he talks about the miserable condition and situation of the people जो लोग poverty ridden है, कैसे उनकी life बीत रही है, everything. Next up, the last poem we have is Aunt Jennifer's Tiger, which is written by Adrian Rich, in which the poet is trying to explore the theme on how women is oppressed in this male dominant society. उनको life में क्या क्या oppressions feel करनी पड़ती है, everything will be discussed in this poem. So आप लोग को एक छोटा सा intro मैंने दे दिया है. Now let's get into the video. So हम लोग सबसे पहले वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद आवर पोम माई मदर एट 66. सो इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा इंट्रो और दे देती हूँ. द पोइट इज हेयर, शी इज़ हेयर. वो अपने वेकेशंस वगैरह के लिए अपने होम टाउन में आई हुई हैं. नाउ वंस द वेकेशंस आर ओवर शी इज़ मूविंग बैक टू कोचिन, द प्लेस वेयर शी स्टडीज और शी वर्क्स, है ना. तो नाउ शी इज़ गोइंग बैक एंड वो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो शी ऑब्जर्व्स एक, जैसे हमारे में एक अनसर्टन से एक उसके दिमाग में ना एक चीज़ थी कि शी वॉज जस्ट ड्राइविंग द कार एंड हर मदर वॉज देयर सिटिंग बिसाइड हर. तो जब उसने अपने मदर को देखा तो शी रियलाइज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड. शी हैज़ रीच्ड अ सर्टन एज जिनसे हमें पता है कि इसके बाद soon she will pass away, she will leave the world and the poetess. अब वो स्टेज पे आ चुकी है. So she is saying कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी last Friday morning. So she is describing, this is like an autobiographical poem which Kamala Das has written, and she is explaining that last Friday when I was coming here to Cochin from my parents' house, तो she said that I saw my mother sitting beside me. उसने अपने मदर को देखा, उसके मदर ड्राइवर्स सीट के बिल्कुल साथ वाली सीट में बैठे हुए थे. एंड she had dozed off already. डोज का मतलब है डोज्ड ऑफ. शी डोज्ड ऑफ, शी हैड स्लिप्ड. वो एकदम से उनका शी वाज टेकिंग काइंड ऑफ अ नैप, वो एकदम नींद में थे. तो जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, जब पोइटेस ने देखा अपनी मदर को, व्हाट शी ऑब्जर्व्ड वाज दैट हर मदर वाज स्लीपिंग with her mouth a little open, her eyes closed. and जो उस चीज़ ने उस टाइम पे ऑब्जर्व किया, that was that her face has changed. जो भी उसके फेस के ऊपर वो ग्लो थी और जो भी था वो एक रेडियंस होती है व्हेन यू आर दे आर एट अ सर्टेन यंग एज. तो शी हैज़ लॉस्ट ऑल दैट. अब वो चीज़ों की वजह से शी वाज फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्ट उनके दिमाग में एक आ रहा था. जब उन्होंने देखा दैट शी हैड डोज्ड ऑफ टू स्लीप एंड शी हैड हर माउथ ओपन्ड, हर फेस एशन्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स.
So when she was there, she was sleeping with her eyes closed and her mouth little open. It felt like कि she's not a person anymore. She looked like a dead body. She looked like a corpse. क्यों? क्योंकि वो इतने old हो चुके थे और उनका face एकदम pale हो चुका था. जो उनके face से वो glow थी, वो जो होता है ना कि एक young age में हमारे face के ऊपर एक pinkness होती है हमारे face पे. तो she had lost all of that. तो she was saying कि ऐसे लग रहा था जैसे she looked like a dead body to her. The poetic devices here are mentioned. यहाँ पे main enjambment है. Enjambment is when you are continuing a line. जब आपने एक लाइन से आप दूसरी लाइन पे आ गए हो, मतलब one line has been completed, you have moved to another line, but कोई ऐसा कोई इतना पंचुएशन मार्क नहीं लगेगा, और लगा भी हुआ तो आपको पता चल जाएगा दैट द सेम लाइन हैज बीन कंटिन्यूड. वही सेम लाइन को आप रिपीट कर रहे हो. एंड सिमिली इज जहाँ पे जब आप लाइक या एज मिला के दो चीज़ों को कंपेयर करते हो. सो यहाँ पे उसने बोला ना face ashen like that of a corpse. So her face has been compared to that of a corpse. उसके face को, उसके mother के face को compare किया गया था to that of a corpse. Right? Moving on. Then she says कि जब उसने देखा तो उसको पता चला that she had pain. Pain was in the heart of the poetess when she realized that her mother has grown old. होता है ना कि जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग ओल्ड, है ना, तो वी जस्ट हैव अ फियर इन आवर माइंड, अ फियर इन आवर हार्ट दैट वी माइट लूज देम समडे. व्हाई? बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल. वो चीज़ हम इग्नोर कर ही नहीं सकते. मतलब यू कैन चेंज सर्टन थिंग्स, आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपके हाथ में होगा, बट यू कैन नॉट चेंज डेथ. यू कैन नॉट चेंज द डेट एंड द टाइम. Something which has been already decided by the God, by the universe itself, आप उसको बदल नहीं सकते. And that was a fact that made her very sad. Now she painfully accepts the fact that उसके मदर की अब एज हो चुकी है. She has turned old and अब वो पोइटेस उस चीज़ को सैडली ना एक्सेप्ट कर रही थी. अब वो रियलाइजेशन उसको हिट करी, बट शी न्यू दैट शी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल. तो वो कुछ कर नहीं सकते थे. वो बोल रहे थे कि नाउ शी वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड एंड वीक, एंड उस रियलाइजेशन ने उसको बहुत इमोशनल कर दिया. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो. अब बट अपेरेंटली यू कैन नो लॉन्गर डिनाई द रियलिटी ऑफ एजिंग. दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. As our ancestors they used to say, as the older people they say that death is the reality of life, death is the truth of life, है ना. तो बस वही चीज़ है कि we can't ignore it, we can't ignore the reality of life apparently. Then he says कि the poetess says कि जब ही उसके दिमाग में वो thought आया तो she knew कि अब वो बहुत ज़्यादा emotional हो जाएगी, and it will be very very difficult for her to leave the side of her mother and to go somewhere else to work, to study there. तो एकदम से उनको दिमाग में बहुत इमोशंस उसके दिमाग में से स्ट्राइक करे. बट देन शी थॉट कि नो, ये जो चीज़ें हैं मेरे को ये साइड रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं कुछ कर ही नहीं सकती. दीज थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड. एंड वो अपने मदर को भी ये चीज़ दिखाना नहीं चाहते थे दैट आई नो दैट यू आर टर्निंग ओल्ड एंड इट्स कंसर्निंग मी सो मच, है ना. ये चीज़ उनको कितना ज़्यादा पेन कर रही थी, हाउ मच शी वॉज सफरिंग नाउ दैट शी वॉज सीइंग हर मदर टर्न ओल्ड. बट वो उन्होंने क्या किया, उस थॉट को साइड पे रख दिया, है ना. उनको वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, but somehow she was still in denial. Of course, we will never be able to accept the fact of losing someone who was very very close to us. वो चीज़ हम कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते. We just keep on grieving, है ना. हमारे भगवान ना करे आपका कोई someone who's very close to you, they pass away sadly, God forbidden if that happens, so you will never be able to put that thought out of your mind कि why did that happen, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया. सो सेम वॉज विद द पोएटेस. इवन दो उसके जो मदर थे वो कोई अननेचुरल डेथ नहीं थी. इट वॉज टोटली लाइक शी वॉज रीचिंग एन सर्टेन एज. तो वो चीज़ इट वॉज डिस्टेन्ड टू हैपन, बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. शी वॉज ट्राइंग बट शी वॉज स्टिल इन डिनाइल सम वे. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन थॉट एंड डिनाइल. अब वो सोच तो रहे थे कि हाँ यार मुझे पता है ये चीज़ होनी है, बट शी वॉज स्टिल इन डिनाइल. देन अब जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, डिस्ट्रैक्ट हर माइंड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. एंड द व्यू दैट शी सॉ आउटसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीपल. इट सेज दैट शी लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तब वो बाहर देख रहे थे. सो वाइल शी वॉज ड्राइविंग द कार, उनको ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे उनके साथ रेस लगा रहे हैं, ट्रीज़ उनके साथ साथ भाग रहे हैं. आपने कभी देखा है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड एंड हम लोग कहीं अगर जाते थे ना ट्रेन में, तो आई यूज्ड टू थिंक कि ओह मतलब ये सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, द पीपल हु वर देयर, द ट्रीज विच वर देयर. तो आई यूज्ड टू फील लाइक कि अच्छा ठीक है ये भी हमारे साथ साथ भाग रहे हैं ना. आई वाज अ किड बाय द वे, वेरी यंग किड.
तो उस टाइम की बात कर रही हूँ. सो हम उनको भी ऐसे ही लग रहा था कि वाइल शी वॉज ड्राइविंग द कार, इवन बीइंग अ ग्रोन वुमन, उनको ये लग रहा था कि जो ट्रीज हैं वो भी उनके साथ साथ भाग रहे हैं. अब देखो, अब वो कार की इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो देयर इज हर मदर, aged, old aged mother, the one who was on the verge of dying. On the other hand, she could see nature, young children playing around. मतलब उनको कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें दिख रही थी सारी. नेक्स्ट अब उनको क्या दिख रहे हैं, देवर मेरी चिल्ड्रन जो अपने घर से बाहर खेल रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर बच्चे. मतलब आप देख रहे हो, एक हाथ पे एक हैंड, ऑन द अदर वन हैंड शी कुड सी डेथ कमिंग अराउंड. एक पर्सन जो बहुत बूढ़ा हो चुका है. ऑन द अदर हैंड देयर वर children, little children who were playing around who had just started their life. उनकी लाइफ की तो अभी शुरुआत हुई थी. They were at the youngest stage of their life. They had so many things to do. बहुत चीज़ें थी जो उनको लाइफ में अभी करनी थी, बट वो ये देख रही थी कि यार इनके पास पूरी लाइफ पड़ी है एंड मुझे मेरी मदर का एक दिन का भी भरोसा नहीं है. तो वो दोनों में कॉन्ट्रास्ट दोबारा से दिखाने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे. There is a poetic device imagery here. Imagery is when the poet or the writer mentions something जो चीज़ एग्जैक्ट हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर देती है. सो व्हेन आई से देयर वर चिल्ड्रन रनिंग अराउंड, देयर वर ट्रीज, जब वो ड्राइव कर रहे थे तो ट्रीज उनके साथ रेस लगा रहे थे, तेज तेज भाग रहे थे, स्प्रिंटिंग एंड रेस लगाना. तो कैन यू पीपल इमेजिन दैट? क्योंकि हमारे आंखों के आगे एक वो इमेज क्रिएट हो जाती है ना, पूरी ऐसी वीडियो चलनी स्टार्ट हो जाती है. सो सेम थिंग हेयर, नाउ शी इज सेइंग द सेम थिंग कि उनको दिख रहा था कि वो बच्चे कैसे जो है इधर उधर भाग रहे थे. तो यहाँ पे वो एक इमेजरी क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं. सिंबलिज्म यहाँ पे, द चिल्ड्रन आर एक्चुअली द सिंबल ऑफ यूथ एंड यंग एज, द वंस हु हैव देयर होल लाइफ विद देम, जिनके पास पूरी लाइफ पड़ी है अभी. तो बस दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट, इमेजरी और सिंबलिज्म दिखाने का यहाँ पे ट्राई किया गया है. नेक्स्ट शी सेज, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब now they have finally reached the airport which was their last destination where they will meet and then they'll move. वो वहाँ से अपना अलग अलग डायरेक्शंस में जहाँ जहाँ जिसको जाना था वो लोग वहाँ चले जाएंगे. She will move back to Cochin and her mother sadly will come home alone. अब वो घर आ जाएंगे. So एयरपोर्ट वॉज दैट वन प्लेस जहाँ पे वो लोग सेपरेट हो रहे थे. तो she says कि वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए. क्यों? क्योंकि अब वो एयरपोर्ट पहुँच गई है, उसके बाद सेपरेट हो जाएंगे वो लोग. सो it is a symbolism, the security check here is a symbolism for separation. वो हमें ये दिखा रहा है कि जो सिक्योरिटी चेक था, इट वाज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन, कि वो लोग यहाँ से अब अलग अलग हो जाएंगे एंड प्रोबेबली दे विल नॉट मीट अगेन. देन अब वो, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज देयर एंड हर मदर वॉज स्टैंडिंग देयर, दे वर इन द लाइन फॉर द सिक्योरिटी चेक. अब वो दूर से उसको देख रहे हैं एंड शी वॉज लुकिंग एट हर अगेन. वाई? बिकॉज शी हैड अ थॉट एंड अ फियर इन हर माइंड कि मुझे नहीं पता इन द नेक्स्ट वेकेशन वेल आई विल कम बैक हेयर, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू मीट माई मदर और नॉट. शी वॉज वेरी अनसर्टेन अबाउट द फैक्ट कि क्या उसके मदर इतना भी टाइम जिएंगे कि मैं नेक्स्ट वेकेशन में आके उनको मिल पाऊंगी, विच इज़ अ वेरी सैड थॉट ऑफ कोर्स. तो अब शी इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मदर एंड बस वो उनको एक होता है ना कि व्हेन वी नो कि ये चीज़ हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी तो हम एक लास्ट झलक उनको बार बार देखते हैं, है ना. तो शी वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, नाउ शी कंपेयर्स द फेस ऑफ हर मदर विद दैट ऑफ अ विंटर्स मून. दिस इज द विंटर्स मून विच इज़ वेरी पेल. वैन इज ऑल्सो पेल, धुंधला धुंधला सा, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, वो बहुत ही धुंधला है, विविड नहीं है बिल्कुल भी. तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी मदर का फेस ना विंटर के मून जैसा हो गया है, मतलब जो कभी भी छिप जाएगा, तो कभी भी इट इज सेट और मुझे दोबारा फिर शायद देखने को नहीं मिलेगा. तो शी सेज कि उसका जो फेस है इट हैज बीन कंपेयर टू अ विंटर्स मून एंड वेयर एवर द वर्ड लाइक और एज इज मेंशन्ड, जहाँ पे भी ऐसा कोई कंपैरिजन आता है तो इट इज ऑब्वियसली अ सिमिली. तो वो बोलते हैं कि विच इज डल एंड फेंट, उनका जो फेस है इट वॉज डल फेंट एंड उसको हमें पता चल जाता है वहाँ से दैट इट वॉज फुल ऑफ वीकनेस एंड शी न्यू दैट द एंड ऑफ द लाइफ of her mother's life was very near, very close. Then वो ये बोलते हैं कि the felt that old familiar ache. अब I don't know if you people can relate to it, but I hope you do. कि जब हम छोटे होते हुए when we used to go to such fairs or weddings or anywhere, मेले वगैरह में हम लोग जाते थे, तो we used to hold the fingers of our mothers and parents really tight, है ना, ऐसे पकड़ के रखते थे कि अरे मम्मा मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं कहीं खो ना जाऊँ. तो क्योंकि वो ना एक मन में डर होता था, what if we lose her? What if we lose our mother? अगर मम्मा की फिंगर छूट गई तो अरे यार हम तो खो जाएंगे, हम फिर कहाँ जाएंगे, we will not be able to be with our mother anymore. तो that thought used to scare us.
है ना। तो यही थॉट, सेम थॉट आज रिपीट हो रहा था। वो एक ऐसा पेन था, एक ऐसी एक थी जो उसने अपने बचपन में भी फील की हुई थी। इट वॉज द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। इट वॉज नॉट लाइक छोटे होते उसने ये नहीं सोचा था कि हर मदर विल पास अवे, बट इट वॉज लाइक द थॉट ऑफ बींग अवे फ्रॉम द मदर, इट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर यूज टू स्केयर हर सो मच कि अरे मैं अपने मम्मा से अलग ना हो जाऊँ। नाउ यू सी द डेस्टिनी हेयर, मतलब लाइफ ने कैसे टेबल्स को टर्न किया कि नाउ शी हैड रीच्ड एन एज कि अब उनको पता था कि ये चीज़ होने वाली है, बट उसको वो चाइल्डहुड फियर, वो ट्रॉमा जो था अपने मम्मा को खो देने का, वो दोबारा रीसर्फेस हो रहा था। अब शी कुड फील इट अगैन एंड अगैन, वो चीज़ दोबारा वो फील कर पा रही थी। यहाँ पे द पोएटिक डिवाइसेस मेटाफर बिकॉज देयर आर नो एज और लाइक, बट स्टिल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एक है, इट इज़ अ चाइल्डहुड फियर, वो जो इसका इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल फियर था, उसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। सो देन शी से कि अब बट वो अपने मदर को ये चीज़ नहीं दिखाना चाहती थी कि मुझे ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन हिट कर चुका है। वो अपने मदर को कभी ये नहीं दिखाना चाहती थी दैट शी वॉज वेरी अनसर्टेन अबाउट द फैक्ट कि वो दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। तो वो क्या बोलते हैं उनको, सी यू सून अम्मा। अम्मा इज लाइक अपनी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, उसको मम्मा को अम्मा बोल रही है, एंड शी इज सेइंग सी यू सून। She knew that most probably they will not meet again. She will not be able to see her sooner or later, but she mentions कि I will see you soon। मतलब ये एक रे ऑफ होप, वो जाते जाते भी चीज़ों को डिनाई करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, फिर डिनाई करते हुए एक रे ऑफ होप को अपने दिल में लेके जा रही है दैट मे बी आई विल बी एबल टू सी हर अगेन। Then all I did was smile and smile and smile. Up now she was trying to, cover it up, just lighten up the atmosphere there, and trying very hard not to cry or not to show it to her mother that she was very worried about her. All she did was smile, smile and smile and said that I'll see you, Amma. तो यहाँ पे जो स्माइल 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 है, इसका मतलब है कि अब वो ना सारी अपनी जो एनर्जीज थी ना, जो वो नेगेटिव थॉट्स थे, उनको पुट असाइड करके चीज़ों को थोड़ा लाइटन अप करने की ट्राई कर रही है। यू सी सम डॉट्स हियर, यहाँ पे देयर इज अ वर्ड मेंशन, द ellipsis suggest unspoken emotions and uncertainty about the future। ellipsis का मतलब होता है whenever, have you seen ever a poem or anything which ends with dot 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 dot, it means that it is not complete yet, it is incomplete। तो आपने कभी देखा है वो मूवीज वगैरह में कभी, या फिर कोई जो सॉन्ग्स वगैरह आते हैं तो उनपे ना ये लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। तो ये जो डॉट 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 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्सिस। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये टू बी कंटिन्यूड है, अभी ये चीज़ अभी होगी, वी नेवर नो, वी आर वेरी अनसर्टेन अबाउट इट एंड वी डोंट नो। तो ये चीज़ अभी आगे इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। Now the central theme of the poem is the fear of losing one's aging parent or aging mother and the painful awareness of the mortality। हमें पता है कि वो चीज़ इनएविटेबल है, वो डेथ है, उसने आना ही आना है, mortality ने तो आना ही आना है, वो चीज़ हमें कंज्यूम कर लेगी एक दिन। बट द पेन एंड द सैडनेस दैट वी नो अबाउट इट, ये तो हो ना कि एक अनसर्टेन सी चीज़ है कि पता ही नहीं यार कब क्या हो जाना है, बट एक कि आपके पेरेंट्स धीरे धीरे करके ना वो उस एज में जा रहे हैं और आपको ये रियलाइजेशन हिट होती जा रही है। इफ़ दे गेट अनवेल तो और मन में डर लगने लग जाता है कि यार भाई कुछ हो ना जाए, है ना। तो यही एग्जैक्ट फीलिंग की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उसके मदर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, बट वो अपने फियर्स को ओपनली डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। शी ट्राइज टू बी वेरी काम एंड होपफुल, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आई विल सी यू सून, तो इसका मतलब होता है कि न्यूइंग ऑल द फियर्स शी हैज ऑल्दो एक्सेप्टेड इट, बट शी वाज स्टिल ट्राइंग टू हैव अ होप इन हर हार्ट कि चलो मे बी सब कुछ ठीक होगा। सो वी हैव नाउ कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोम एंड ये कुछ मैंने पोएटिक डिवाइसेस साथ साथ पे मेंशन कर दी थी। अगर मैंने कुछ नहीं भी बोला है तो आई हैव रिटन एवरीथिंग हियर, यू पीपल कैन नोट इट डाउन बिकॉज आई हैव रिटन द एक्सप्लेनेशंस एज वेल। We will move on to our next poem, which is Keeping Quiet by Pablo Neruda. These are some key points that you need to keep in mind. Whenever you will be writing answers for this poem, these are the few key words which are very, very important. They have to be mentioned. So, कीपिंग क्वाइट में जो पोइट है वो हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा है टू स्टॉप, टू बी साइलेंट फॉर अ वाइल, टू वेट, टू होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। वो बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। साइलेंस
चुप होना. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन who just keeps on judging other people for all the wrong deeds that they have committed. But अगर वो बंदा अपने अंदर झांक के देखेगा, if the person he is looking inside himself, he will observe that he had committed the same sins also. He had committed the same sins too. So that is introspection. अपने अंदर झांक के देखना, एक वो ना सेल्फ रियलाइजेशन हिट करना बंदे को कि तुम अपने अंदर देखो ना यार तुम क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल, व्हाट आर यू डूइंग. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन तुम अपने अंदर झांक के देखोगे तो तुम्हें क्या होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगी. वंस यू विल रियलाइज योर सेल्फ, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द wrong actions that you have taken, the wrong steps you have taken, तो तब जब तुमने पता चलेगा कि ये मैंने सही किया, ये मैंने गलत किया, तो तुम थोड़े टाइम के लिए रुकोगे. You will think about it. You will realize कि तुमने actual में क्या कर दिया, which will bring you peace. And once people around you start to self-realize and just introspect what they have done, तो सब तुम लोग क्या हो जाओगे, you people will be united, and because we will all be united, there will be no violence, which will apparently lead to non-violence. So basically यहाँ पे poet का main agenda क्या है, it is world peace. पूरी दुनिया में world peace लेके आना, unity लेके आनी, और ब्रदरहुड की फीलिंग्स को he is here trying to promote the feelings of brotherhood. Moving to the poem, now he says we will now count to 12. अब हम सब लोग 12 तक काउंट करेंगे, and the moment I'll start counting from 1 to 12, we will all remain still. We will not utter a word, we will not do anything, we will be still. Calm, still, not do anything, कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं. Now what is the significance of 12 here? वो जब क्लॉक की बात करते हैं तो होता है ना कि एक पूरा सर्कल, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 12 से लेके 12 तक एक पूरा वो राउंड कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, तो वो ये बोल रहा है कि भाई जितना ही टाइम तुम्हारे पास है उतनी ही देर के लिए रुक जाओ. सो 12 रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड कंप्लीटनेस हियर. 12 का मतलब है कि तुम उस ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल शांत हो, और तुम्हारे साथ, क्योंकि क्लॉक तो सबके लिए सेम है ना, तो वो चीज़ के लिए सब लोग तुम सेम टाइम पे सेम चीज़ कर रहे हो, सब लोग शांत है, तो मतलब एक यूनिटी आ रही है लोगों में. everyone is being quiet, no one is doing anything. Then he says we will all keep still. He asks everyone to count up to 12 and remain still. Counting का मतलब होगा तुम लोग रुक रहे हो, साइलेंट हो वहाँ पे, और 12 नंबर सिंबलाइज कर रहा है कंप्लीटनेस को. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 12 हियर रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस. फिर चाहे तुम लोग ये बात कर रहे हो कि वो क्लॉक के रेफरेंस से ले रहे हो, या फिर तुम ये देख रहे हो कि 12 महीने होते हैं हमारे पास, मतलब 12 इज द नंबर ऑफ कंप्लीटनेस. वो सिर्फ ये सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 का मतलब है यहाँ पे, मतलब तुम लोग सब सेम टाइम पे सेम चीज़ करो, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल. It is a universal thing for everyone. So regardless of what language you speak, what country you belong to, what area you live in, you will all be quiet and united. Then वो ये बोलता है कि दुनिया के हर बंदे को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है. Now you see the word will and will repeated here. WW की repetition, we में भी WW की repetition है, which is alliteration, because W is a consonant, तो वो WW की repetition के लिए we have used alliteration here. Next up he says for once on the face of the earth, कुछ भी मत बोलो, कोई भी लैंग्वेज में कुछ मत बोलो. मैं जेठालाल की लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो चुप हो जाओ. मतलब वो अर्ज कर रहा है हमसे कि भाई चुप हो जाओ, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी मत बोलो. वो सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई, मतलब धरती की माता की साइड से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई कुछ मत बोलो, कोई भी लैंग्वेज में मत बोलो. Now why did he mention the word language here? Because according to the poet, what he feels like here is language creates a barrier. लोगों के बीच में लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट करता है. अगर मैं ये सेम वीडियो कोरियन में बनानी स्टार्ट कर दूँ, इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन कोरियन, विल यू पीपल बी एबल टू अंडरस्टैंड? यू विल स्किप द वीडियो. ऐसे ही एक इंस्टेंस में यू विल स्किप द वीडियो. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू रिलेट टू मी, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अ वर्ड. वाई? उसी वे में ये बोल रहा है कि लैंग्वेज इज अ बैरियर. जितना ज़्यादा हम लोग, बिकॉज पीपल हैव, हिस्ट्री सेज दैट पीपल हैव बीन फाइटिंग on the basis of language.
Hence, he concludes that language is, of course, a barrier. So he says that ignoring all the languages of the world, what we need to do is not speak any language. तुम्हें क्या करना है? जेठालाल की बात बहुत प्यार से सुननी है, कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी बात नहीं करनी, जस्ट स्टे काम फॉर अ व्हाइल. एक थोड़ी देर के लिए लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. अब आर्म्स मूव करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो. आर्म्स मूव करने का, आर्म्स का मतलब है यहाँ पे कि तुम लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना. आर्म्स का मतलब है ह्यूमन एक्शंस या फिर वायलेंस. ये आर्म्स के अगर तुम ये सब कर रहे हो तो दैट इज फाइन, बट अगर आर्म्स से तुम लोग गोलियां चला रहे हो दैट इज रॉन्ग. तो इसलिए उसने आर्म्स को इनडायरेक्टली किससे सिंबलाइज किया है? आर्म्स सिंबलाइज वायलेंस हियर. तो ये बोला दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी स्टॉप्ड. तो दिस इज व्हाट नीड्स टू पुट एन एंड टू. तो वो ये बोल रहा है कि ये चीज हमें नहीं करनी है. दिस इज वन सर्टेन थिंग दैट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. फिर वो ये बोल रहा है कि लैंग्वेज क्या है? एक डिविजन है. लैंग्वेज एक क्या क्रिएट कर रहा है? बैरियर. जो बैरियर हमें तोड़ना है. एंड व्हाट इज द वे? हाउ कैन वी ब्रेक द बैरियर? बाय कीपिंग क्वाइट. बस थोड़ी देर के लिए शांति रख के अपना मुंह बंद करके हम लोग वो बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं. सो ये जो स्टिलनेस है इट विल रिड्यूस ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो भी हम लोग एक्शंस ले रहे हैं, इफ़ वी स्टॉप दैट वी विल बी एबल टू रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वायलेंस, अग्रेशन अमंग ह्यूमंस. हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. मतलब जैसे काम किसी ने नहीं किया बट आप किसी और पे गुस्सा करी जा रहे हो, मतलब इतनी अग्रेशन भरी हुई है हमें. वाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट रश. वी नेवर पॉज. वी आर ऑलवेज इन अ रश. हम लोग रुकते ही नहीं है. आप इमेजिन करो लास्ट टाइम आप कब रुक रहे थे. मतलब ये नहीं कि अगर आप बेड पे बैठ के रीले चला रहे हो तो वो एक आप बोलो कि अरे हम तो एकदम ऐसे मस्त पॉज पे बैठे हुए हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे. इवन दैट इज नॉट स्टिलनेस. आपका दिमाग तो फिर भी ना भागी जा रहा है ना, भागी जा रहा है, और रील आ जाए, एक रील और एक रील और. तो ये कहाँ स्टिलनेस है? कहाँ स्टिल हो तुम लोग? कहाँ तुमने पॉज लिया हुआ है लाइफ में? तो वो ये बोल रहे हैं कि हम वही तो नहीं करते, तभी तो वी आर फुल ऑफ एग्रेशन. हम हटते ही नहीं है. देन ही सेज इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. कहता यार एकदम एक्सोटिक, ब्यूटिफुल, रेयर मूवमेंट, रेयर सिचुएशन हो जाएगी जब हम ऐसे देखेंगे कोई रश नहीं है, कोई नहीं भाग रहा. सुबह सुबह 8-9 बजे देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड्स. आप लोगों को पेपर देने के लिए नहीं जाना. आप लोग का मस्त एकदम पेपर वगैरह सबका जो भी जिस भी एग्जाम के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू हैव क्लियर्ड दैट एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ. अब तुम लोग मस्त चिल कर रहे हो घर पे बैठ के, अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, एकदम शांत हो बिल्कुल. तो बाहर कुछ नहीं है. यू पीपल आर नॉट इन अ हरी एनी मोर एंड देयर आर नो इंजन्स. कोई यहाँ पे इंजन्स वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा. तो वो ये बोल रहा है कि फिर होगा कि वी विल ऑल बी टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजनेस. अब व्हाट इज सडन स्ट्रेंजनेस हियर? इमेजिन कि दुनिया में इतना पीस है, कोई किसी से लड़ ही नहीं रहा, कोई वॉर ही नहीं हो रही, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पुलिस स्टेशन में केसेस ही नहीं रजिस्टर हो रहे, पुलिस वाले भी फ्री बैठे हुए हैं. अरे भाई कोई वायलेंस हो ही नहीं रहा, देयर आर नो क्राइम्स. तो कितना मतलब विल यू थिंक विल दैट बी नॉर्मल फॉर यू पीपल? नो, दैट इज नॉट. अब आई रिमेंबर द कोरोना टाइम. There were images which were circulated on the internet, images of Jalandhar city, I guess. उसमें क्या हो रहा था? People they clicked pictures from their terrace जहाँ से they could see mountains. उनको जलंधर वाली साइड पे माउंटेन्स दिख रहे थे, which indicated कि एटमॉस्फेयर कितना क्लीन हो गया है. People started seeing house sparrows once again. In all these years, I think I have not seen any house sparrow in the recent times. मैंने तो देखा ही नहीं है. When I was a kid, I could see house sparrows roaming around ऐसे. हम लोग प्रॉपर उनके लिए बोल वगैरह पानी का भर के भी रखते होते थे बिकॉज वो सुबह दिख जाते थे गार्डन में. अभी इतने टाइम से इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो गया है ना, हमने हर चीज़ को इतना पोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया दैट वी हैव स्टॉप्ड सीइंग ऑल दोज नॉर्मल थिंग्स अराउंड अस. हमें वो दिखती ही नहीं है, वो नेचर की चीज़ें हमें दिखनी बंद हो गई हैं. सो इफ़ वी स्टॉप, अगर हम लोग शांत हो जाएंगे, नो इंजन्स, नो कोई बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई रश में नहीं है, सब अपने अपने घर में शांति से एकदम मस्त बैठे हुए हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार वो चीज़ें भी तुम्हारे सामने आनी स्टार्ट होंगी. जो छोटी छोटी हाउस स्पैरोज हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, वो चीज़ें तुम्हें दिखने लगेंगी विच विल बी वेरी स्ट्रेंज फॉर यू. इट विल बी वेरी स्ट्रेंज. वाई? बिकॉज यू पीपल आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट. घर में फैमिली के साथ आराम से बैठ के लूडो खेलना जो हमने कोरोना में किया है, कहाँ नॉर्मल है वो? एक बार कोरोना गया, कितनी सारी रेसिपीज बनाई हमने, कितना कुछ किया लॉकडाउन में. इट वॉज वेरी मच लाइक फैमिली बॉन्डिंग टाइम हो गया था सबके लिए. बट वंस द कोरोना एंडेड एंड वी ऑल स्टार्टेड वी ऑल गॉट बैक टू आवर ओन वर्क, किसने किया दोबारा वो? डू यू प्ले लूडो किंग एनी मोर?
तो वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। एंड अब फिर से वो चीज़ बहुत स्ट्रेंज हो गई, अब फिर से अगर तुम्हारा कोई दोस्त बोलेगा तो इट विल बी वेरी स्ट्रेंज फॉर यू। तो इट इंडिकेट्स सडन स्ट्रेंजनेस, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी कॉमन, राइट। सो सडन स्ट्रेंजमेंट यहाँ पे स्ट्रेंजनेस यहाँ पे एक ऑक्सीमोरॉन है, एक पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, टू थिंग्स विच डोंट बिलोंग टुगेदर आर केप्ट टुगेदर, राइट। मेटाफर में अगेन कोई एज लाइक के बिना ही दो चीज़ों को साथ में रखा गया, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड विदाउट विदाउट यहाँ पे। और इमेजरी हमें क्या इमेजिन करवाया जा रहा है, पीस, काम, हाउस स्पैरोज, कोरोना, लूडो गेम्स, बस ये सब। नॉट हियर बट जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे। नेक्स्ट अप, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो व्हेल्स होती हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग रुक जाएं थोड़े टाइम के लिए, इफ वी काउंट टिल 12 एंड वी स्टॉप बाय दैट टाइम, तो हम ये देखेंगे कि सब रुक गए तो फिशरमैन भी रुक जाएंगे। अब वो व्हेल्स को हार्म नहीं कर रहे। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग पर्टिकुलर अबाउट व्हेल्स हियर, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेल्स। व्हेल्स का मतलब यहाँ से है नेचर। जिन चीज़ों को हम एक रश में खराब करी जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए द पोएट हियर इज सेइंग कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कांस्टेंट रश की वजह से वी आर हार्मिंग द नेचर, हम लोग उसको भी एकदम से खराब कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि हम उन चीज़ों को थोड़ा अगर नहीं हार्म करेंगे और अगर हम नेचर को हार्म करना बंद करेंगे, तो हमें रियलाइज होएगा कि भाई हम तो अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Once you stop, you take a pause and you just think about it, you will be able to see your own wounds. Wounds is not something which is physically present. Wounds could be on your heart as well. वो मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल पेन ही हो। बट उसने यहाँ पे क्या बोला कि जो बंदा सी से सॉल्ट कलेक्ट कर रहा था, अगर वो रुक जाए तो ही विल बी एबल टू सी हिज हैंड एंड ही विल ऑब्जर्व कि अरे यार इतने इतने ज़्यादा वूंड्स, इतनी इंजरीज मेरे हाथों पे, मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से। मतलब इतनी ज़्यादा, हेयर इट मीन्स ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। तो वो ये बोल रहा है कि यार हम ह्यूमंस अपने आप को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वाई आर वी रनिंग सो मच, वाई आर वी इन अ रश, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हम। ऑल वी वॉन्ट इज अ डिसेंट गुड लाइफ, है ना। वो ये बोलते हैं ना कि सर पे एक रूफ होनी चाहिए, खाने को खाना होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, बस उसी चीज़ के लिए हम लोग भागी जा रहे हैं। बट देखा जाए, वंस यू रीच एन एज, तो यू विल रियलाइज कि यू विल अचीव एवरीथिंग, यू विल हैव द मनी एंड यू विल बी देयर एट योर ड्रीम जॉब। वो तुम्हारे पास पैसा है पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, कि तुम सब अर्न कर लिया, सब हो गया, पर खर्चोगे कहाँ उसको। तो वो वही हमें बोल रहा है कि भाई रुको थोड़ा, रश में देख रहे हो तुम, ये तो देखो व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड टिल नाउ। एक बार बैठ के जरा अपने दिमाग में सोचो तो सही, मे बी यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग यू ड्रीम्ड ऑफ अ फ्यू इयर्स अगो। 5 साल पहले तक जो मेरा गोल था कि अरे यार मेरे को ये करना है, ये करना है, मेरे को ये वाला फ़ोन लेना है, मेरे को इस जगह पे जॉब करनी है, मेरे को ये प्रोफेशन में एंटर करना है, यार वो तो मैंने 5 साल पहले वाला गोल तो मैंने अचीव कर लिया। डिड आई से टू माई सेल्फ कि वेरी वेल डन, गुड जॉब दीपेंद्र, तूने कर लिया? नहीं, हमारे पास वो करने का टाइम ही नहीं है। हमने जो अचीव कर लिया, वी आर नेवर ग्रेटफुल फॉर दैट, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि वेट फॉर अ व्हाइल, काम डाउन, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो। देन ही सेज कि जो लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं, यहाँ पे देखो वॉर भी है और ग्रीन भी है। मतलब तुम लोग होता है ना कि तुम किसी अच्छे के कंधे के ऊपर रख के गोली चला रहे हो कि अरे मैंने नहीं किया, पीछे से इसने किया, एक अच्छे बंदे को आगे कर देते हो। सेम वे में वो ये बोल रहे हैं कि ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है कि नेचर को डिस्ट्रॉय करना, नेचर को ही आगे कर देना। मतलब तुम लोग एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छी चीज़ को आगे करो कि अरे नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया होगा, इसने किया होगा, वो दैट। तो ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ गुड, यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग इन द नेम ऑफ गुडनेस, गुड नेचर के उस बेसिस पे। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, मतलब हर तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट। अभी वी हैव सीन ना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सिचुएशन, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, एंड स्टिल वी सी ईरान ऑल्सो, यूएस ऑल्सो। तो मतलब हर जगह ये पूरे चांसेस हैं वर्ल्ड वॉर लगने के, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा फिर रहने दे पेपर, मत पढ़े, ख़त्म हो ही जाना है। तो पढ़ लो, क्या पता ना हो, मतलब वी डू प्रे कि ना हो, बिकॉज अगर ऐसा होता है, अगर वॉर हो जाती है तो क्या होगा, victory with no survivors. It is not very easy for the government and people like us to say हुंदी अवार हो जाए, हमें क्या,
फेंक दो ना बॉम्ब पाकिस्तान पे, फेंक दो ना बॉम्ब यहाँ पे, ये कर दो वो कर दो। अरे यार, think about the people who won't survive. They have families, there are little kids, there are old age people. They give, they provide, they mean no harm to us. Why are we praying for them कि ठीक है यार मर जाएं वो लोग, उनके ऊपर बॉम्ब गिर जाए? This is very inhumane on our end. हम लोग अगर ये सोच रहे हैं, हम if we are wishing for someone else's destruction, then we are not a good human being. तो नाउ ही इज सेइंग कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसे होता है कि वॉर्स चल रही हैं हर जगह, गैस फायर ब्लास्ट ये वो हो रहा है, तो देयर विल बी विक्ट्री, अ कंट्री विल ऑफ कोर्स विन, बट देयर विल बी नो सर्वाइवर्स. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करिंग अ टेरिटरी, अ कंट्री, व्हेन देयर आर नो पीपल लेफ्ट? No one will be there to live in the country. What will you do with the territory? What do you have to do with it where there are no survivors? ऐसी जीत को, ऐसी विक्ट्री को कहाँ लेके जाओगे भाई, जहाँ पे लोग ही नहीं बचे, जहाँ पे लोगों की ही जान निकल गई है. Then he says कि अब now what is he requesting us to do? He says put on clean clothes. अच्छे clean कपड़े पहनो. Now clean clothes का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग शॉपिंग करने लग जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाने हैं. Clean clothes का मतलब होता है wear something fresh and new which will be a change in your personality. Wearing new set of clothes here means कि you have changed your personality. You are not the same person anymore. जब तुमने वो पुराने कपड़े उतारे, यू हैव टेकन ऑल द बैड क्वालिटीज एंड ऑल द evil thoughts, the negativity from inside of you, and now you are a better person. When you wore good clean clothes, when you wore something different, you are a different and a better person. तो वो ये बोल रहा है कि अभी हमें अपने ब्रदर्स के साथ चलना है. You see the contrast here. पहले तक he was talking about bombing, blasting, यहाँ पे इधर उधर ये सब कर देना. Now he is saying कि if we are a better person, if we have changed, so you will be able to walk around with your brothers. Brothers कौन है यहाँ पे? जो पहले हमारे दुश्मन थे, जो हमारी enemy है, now there are brothers. So he is also trying to promote brotherhood here. The feelings of brotherhood are again promoted here, and he is saying कि अगर हम लोग उनसे वॉर नहीं करते and there is peace all around, तो क्या होगा? that we will all be sitting in the shade of a tree. The shade मतलब पेड़ की छाया में हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, and we will do nothing. We won't be doing anything. There will be peace all around and we won't be doing anything. मतलब हम लोग कुछ ऐसा as such कुछ certain चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं. No actions taken. No bomb blasting, no negative, no positive, just the peace. The peace and the calm all around the environment when you are not doing anything. तुम्हारे enemy, जो तुम्हारे enemy थे वो भी अब तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं. So तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो. They are like your brothers. So it is, the poet here is trying to inculcate the feelings of brotherhood among us. Then he says, what I want should not be confused with total inactivity. अब यहाँ पे the poet clearly says that I do not mean that you people just leave everything और तुम वीडियो लेक्चर बंद करके चले जाओ कि अरे यार बोल दिया कि शांति रखनी है, हम तो जा रहे हैं. We will wait for 12 hours और we will wait for 12 months, क्योंकि 12 was the main word there, कि हम तो 12 तक वेट करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे. So the poet clearly says कि समझाओ ध्यान से. He is not saying you to be lazy. तुम्हें वो तुम्हारे अंदर लेजीनेस नहीं भर रहा वो. He is just saying कि मैं ये बोल रहा हूँ that life is what it is about. लाइफ तो ऐसी ही है. दिस इज वॉट लाइफ इज. यू नीड टू बी काम एंड यू जस्ट नीड टू टेक अ पॉज फॉर अ वाइल, बट देन यू मे कैरी ऑन. फिर तुम चलते जाओ. चलती का नाम ही जिंदगी है. लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनी वन. और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है. कोई आए कोई जाए, कुछ भी, लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनी वन. तो वही वो चीज़ बोल रहा है कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, टेक अ पॉज फॉर अ वाइल, बट उस पॉज का मतलब ये नहीं है कि तुम सब छोड़ के त्याग के बैठ जाओ कि अरे छोड़े नहीं पढ़ना ही नहीं है, अब तो मैम ने बोल दिया था कि नहीं करना कुछ, शांति रखो बैठ जाओ. मैंने और पोइट ने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम लोग सब गिव अप कर दो, ड्रॉप कर दो. वे जस्ट सेइंग कि थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लो ताकि तुम अपने अंदर को भी समझ पाओ दैट व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग. ये सब समझ के देन और वो ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वो ये बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे हो जाओ, बिल्कुल स्टिल हो जाओ कि तुम लोग कॉर्प्स के जैसे बिहेव करने लग जाओ. और मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग अपने अंदर कोई और नेगेटिव फीलिंग्स लेके आओ. मुझे बस इतना पता है कि अगर इफ़ द लाइफ एग्जिस्ट इट शुड बी फुल ऑफ एम्पथी, काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी. बस दैट इज़ वट ही मीन्स. दैट आई पर्सनली फील कि लाइफ शुड बी फॉर गुड. अगर भगवान ने हमें लाइफ दी है तो वी नीड टू
utilize it in a way that everyone around should be grateful for a person like us, that we exist, humanity exists. We should set a bar so high that लोगों को ये लगे कि यार नहीं, it is nothing. सब लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते हैं, right? So the poetic devices again: silence versus death, contrast, comparison. Then he says कि if we were not so single-minded as in selfish. कहता अगर हम लोग selfish इतने ना होते, if we would just stop thinking about ourselves, if we just start stop अपने ही बारे में ऐसे encircled होना, then we will see that about keeping our lives moving. फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को चलाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, and for once could do nothing. और फिर हम लोग थोड़े टाइम के लिए रुकते, हम रुकेंगे, we will take a pause. Because why? Because we just keep on going, moving. And वो ये बोलता है perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves. अब वो ये बोलता है that he is very clearly trying to awaken us here. Poet knows none of us, but he knows us very well. How come? He knows that there exists sadness inside us. हम लोग सब इनसाइडली बहुत ज़्यादा सैड हैं. होता क्या है, when we are in a constant rush ना, तो हम अपनी उस सैडनेस को ना साइड पे रख देते हैं. मतलब I have seen people saying like if you ask someone how are you doing and the reply is बस ठीक है. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है सोचने के लिए. उनके पास इतना भी टाइम नहीं है सोचने के लिए if they are doing good mentally. उनकी mental health कैसी है, they don't have time for all that. तो he is saying that रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, just take a pause, be still for a while and you will be able to see the introspect the sadness inside you. तुम्हें पता चलेगा तुम अंदर से कितने सैड हो, तुम्हारे अंदर से तुम्हारा दिल क्या कह रहा है. यू विल बी एबल टू हियर योर सेल्फ. एंड वो ये बोलते हैं कि ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो इतनी ज़्यादा साइलेंस है ना तुम्हारे आसपास, इफ़ यू पीपल स्टॉप फॉर अ वाइल, तो ये जो तुम्हारी साइलेंस है यही तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारे अंदर कितनी सैडनेस है. तुम्हें देख पाओगे अपने अंदर. क्यों? क्योंकि तुम कभी अपने आप को समझते ही नहीं हो. यू नेवर अंडरस्टैंड योर सेल्फ. यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल. यू आर जस्ट डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग. सेम वाज देयर इन द चैप्टर रैट ट्रैप ना, कि हम लोग एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं. यू सी, वो ये कर रहा है, मेरे को वही करना है. किसी ने गाड़ी ले ली, मेरे को वही गाड़ी चाहिए. कोई वो बुक पढ़ रहा है, मुझे भी वही बुक पढ़नी है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट स्टिल यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ constantly again and again with some other person and you are not seeing what is there inside you, which is wrong. And वो ये बोल रहा है कि of threatening ourselves with death. वो ये बोल रहा है कि क्योंकि तुम लोग सेल्फ रियलाइज कर ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने आप को डेथ की तरफ पुश कर रहे हो. तुम अपने आप को मौत से डरा रहे हो. तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, राइट? सो मेटाफर इज सिंगल माइंडेड इज फॉर सेल्फिशनेस. सिंगल माइंडेडनेस का मतलब है यहाँ पे सेल्फिशनेस. पर्सोनिफिकेशन इज जो साइलेंस है, साइलेंस तुम्हारे अंदर की साइलेंस को पर्सोनिफाई किया गया है कि वो तुम्हारी सैडनेस को इंटरप्ट करेगी. तुम्हारी वो जो आसपास की साइलेंस है वही जाकर तुम्हारी सैडनेस को बोलेगी, हेलो आई एम हियर, I can see what is happening here. You can go. The person will be happy now. So I guess this is the last one. So perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Have you ever seen जब autumn season आता है तो एकदम से जो leaves, जो trees हैं, they shed all their leaves around. वो एकदम ऐसे झड़ जाते हैं, एकदम ऐसे blank से हो जाते हैं. And right after the season changes, when there is spring again, फ्रेश लीव्स और फ्रेश फ्लावर्स ब्लूम दोबारा करने लग जाते हैं. तो वो हमें एग्जैक्ट वही चीज़ सिखा रहा है कि भाई अर्थ से सीखो. अर्थ को पर्सोनिफाई करके वो बोले कि अर्थ तो तुम्हें सिखा ही रही है, बुद्धू लोगो उठ जाओ, देखो, सुनो ये बात को बहुत ध्यान से कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें जो डेड भी लगती हैं ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अब तो कोई स्कोप ही नहीं है लाइफ में, वी हैव फेल्ड लाइफ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक बार पेपर क्रैक नहीं हुआ तुम्हारा, या फिर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ. अरे भाई तुम देखो तो सही ना तुम्हारे आसपास में तुम्हें क्या सिग्नल मिल रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द आंट, वो जो दोबारा से किसी चीज़ को क्लाइंब करने की कोशिश करती है एंड शी जस्ट कीप्स ऑन फेलिंग, बट देन शी ऑब्जर्व्स अदर पीपल. वो अपने साथ वालों को देखती है एंड दे ऑल्सो कीप ट्राइंग अगैन एंड अगैन एंड फाइनली दे सक्सीड. तो वो भी वही देखती है कि वी आर लाइक सेम ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना? तो मतलब वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर. What the earth teaches us, what mother nature is trying to teach us,
that there are days when you feel that way, when you feel a certain way, but उसके बाद में everything comes back to normal, फिर तो सब ठीक हो जाता है. तो हमें वही बता रहे हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए when the season changes तो नेचर भी दोबारा से ब्लॉसम करने लगता है, सब चीज़ें दोबारा से अलाइव सीम करती हैं, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए. ही इज सेइंग जस्ट एज नेचर रीजनरेट्स इटसेल्फ, वो एक साइकिल के बाद कुछ टाइम के बाद अपने आप को रीजनरेट करता है, हमें भी वही करना चाहिए. थ्रू साइकिल्स ऑफ पॉज एंड एक्टिविटी ह्यूमंस टू कैन अचीव पीस एंड हार्मनी थ्रू इंट्रोस्पेक्शन. पीस और हार्मनी को हम इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए हम लोग अपने अंदर झांक के, अपने आप को समझ के, ये सब कामनेस और पीस और ये सब चीज़ों को, हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं. और ये स्टांजा में बताता है कि साइलेंस से क्या होता है, रीबर्थ होता है. हम अवेयर हो जाते हैं दैट व्हाट एक्चुअली आवर हार्ट इज़ ट्राइंग टू सेंड द सिग्नल्स, वो क्या हमें बताना चाह रहा है, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कन्वे अस, एंड वी रियलाइज कि हमें लाइफ को किस पाथ पे कंटिन्यू रखना है, क्या पाथ को हमें फॉलो करना है. राइट. सो हियर आर द पोएटिक डिवाइसेस. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. कहता अब, now that I have finally explained everything and I hope that you have understood everything, I will now count up to 12. अब मैं दोबारा 12 तक दिखूंगा, गिनूंगा, because now you know the importance of 12. You know what you can do in those 12 seconds or the 12 hours or the 12 days, 12 months, 12 years, whatever the time period is. अब तुम्हें पता है कि जैसे जैसे मैं काउंट करूंगा तो तुम्हें रुकना है. अगर तुम लोग रुकोगे and you keep quiet and I will go, कि मेरा काम था तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, तुम्हें एक इम्पॉर्टेंस रियलाइज करवानी कि अपने अंदर की बातों को सुनना, समझना, अपने इनर वॉइस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड इट, नाउ इट्स माय टाइम टू गो, नाउ आई विल लीव. So he says that I hope that you people have understood it, and now I will again count up to 12, because now you know what you'll have to do in those 12 seconds or 12 days or whatever. So now I will go. So this was it about our poem. Now you see counting to 12 again. ये वाली line पहले भी आई थी starting में. So it is a repetition here. This was it about our second poem. I hope it was clear to you people. थोड़ी lengthy थी, ये वाली poem भी थोड़ी lengthy है, but it is very interesting. ये जो ऐसी moral values और ऐसी चीज़ों के ऊपर based poems होती हैं, they are very scoring, पता है, because you are able to write, once you know the keywords ना, तब ऐसे ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. So it becomes pretty easy, right? So now we have another poem, poem number 3, A Thing of Beauty. So this poem is written by John Keats, and this basically states, John Keats was the poet of nature. उनको इंसानों से ज़्यादा nature से प्यार था. Most of the poems, by the way, this is like just a little extract which is given to you people. It's a whole book. बुक में से छोटा सा पार्ट उठाया गया है. ये बहुत लंबी पोम है, आपको लगेगा अरे मैम इतना पढ़ा रहे हो, पर ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. ही यूज्ड टू लव राइटिंग अबाउट नेचर. उन्होंने नेचर को इतना ज़्यादा प्यार था, इंसानों से ज़्यादा प्यार था कि वो नेचर के बारे में बहुत लिखते थे. नाउ ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट्स इन द नेचर, एवरीथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज समथिंग व्हिच गिव्स अस इटर्नल जॉय. अंदर से हमारी आत्मा को एकदम से खुशी मिलती है. अरे वाह यार, मज़ा आ गया देख के. लाइक इफ़ यू आर अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन, तो माउंटेन वालों को माउंटेन पे जाके होगा अरे यार क्या जन्नत में आ गए हैं. बीच वालों को जब जैसे ही उनके पैरों पे पानी टच होगा, वेव टच करेगी, उनको फील होगा अरे यार जन्नत में आ गए. सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट अपेरेंटली ही सेज दैट एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट्स इन द नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज इज कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इट इज़ अ जॉय फॉर एवर. वो चीज़ फॉर एवर है. द ब्यूटी, द जॉय दैट इट प्रोवाइड्स अस, इट स्टेज ऑन फॉर एवर. कहते जो उसकी जो लवलीनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, मतलब द पीस, द काम दैट इट प्रोवाइड्स अस, इट नेवर डिक्रीजेज, इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. और वो ये बोलते हैं कि ये चीज़ कभी भी जीरो नहीं होती. इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, इट इज़ नेवर निग्लेक्टेड. ये ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ जीरो हो जाएगी कभी भी. दैट विल नेवर हैपन. वो चीज़ हमेशा वैसे ही एग्जिस्ट करेगी जैसी वो है. और वो ये बोलता है कि क्या होता है ना कि यू नो व्हाट इज़ अ बॉवर. बॉवर होता है वो एक छाया क्रिएट कर देनी हमारे लिए. तो यहाँ पे ही सेइंग कि वो हमारे लिए एक बावर, छोटा सा एक ऐसा शेड सा एक ऐसा बना देंगे हमारे लिए, एक कवर्ड एरिया बना देंगे जिसके साथ बैठ के हम लोग दुनिया की हर प्रॉब्लम से या सब चीज़ों से छिप के उसके नीचे बैठ जाएंगे. एंड वी विल जस्ट सरेंडर आवर सेल्फ एंड वी विल जस्ट सिट देयर एंड देयर विल बी पीस. इमेजिन कि आपके आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल सा
सीन है, बहुत ही प्यारी सी सीनरी आप आसपास अपने इमेजिन करो, डैफोडिल्स हैं वहाँ पे, फ्लावर्स हैं, और वहाँ से मतलब एक वाटरफॉल भी हो रहा है, देयर आर माउंटेन्स, प्रिटी माउंटेन्स, एंड यू कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एज वेल, और देयर आर डॉग्स ऑल अराउंड अस, है ना, जो भी जब तुम ट्री, शेडी ट्री के नीचे बैठे हो तो साथ पे तुम्हारे इधर आसपास बहुत सारे डॉग्स हैं। बीइंग अ डॉग लवर, मुझे तो डॉग से वो, मुझे तो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, अगर वो इतने प्यारे माउंटेन सीन में डॉग्स दिख रहे हैं तो मेरे लिए तो वही जन्नत होगी, दैट्स व्हाई आई मेंशन डॉग्स। तो अब वो ये बोल रहा है कि वो हमारे ऊपर एक शेड क्रिएट करेगा, एंड व्हेन वी स्लीप, इफ वी टेक अ नैप इन दैट सीन, तो इट विल बी लाइक हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, बिल्कुल एटर्नल जॉय को फील कर पाएंगे, इमेंस जॉय को हम लोग फील कर पाएंगे। और वो जो हमें स्लीप आएगी उस टाइम पे, इफ वी टेक अ स्लीप देयर, तो ऐसा होगा कि जैसे हम लोग अपने सबसे बेस्ट ड्रीम्स को देख रहे हैं, वी कैन सी द बेस्ट स्वीट ड्रीम्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी पूरी हेल्थ, हमारी हर चीज़ को, हर इश्यूज को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी वहाँ पे, वो क्या है? शांति एकदम से। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज किया गया है, द टाइटल ऑफ द पोम इटसेल्फ इज अ मेटाफर, व्हाई? बिकॉज एवरी ब्यूटिफुल थिंग, एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट्स इन नेचर हैज बीन कंपेयर्ड टू अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट। अब वो बोलता है कि इसलिए हर अगले दिन, मोरो हेयर इज मॉर्निंग, कहता हर एक दिन, हर अगले दिन जब हम लोग उठते हैं, जब अगला एक दिन स्टार्ट होता है, तो इट इज ऑलवेज द पावर ऑफ द नेचर विच बाउंड्स अस टुगेदर, जो हमें दूसरी चीजों के साथ बांध के रखता है वो नेचर ही तो है। हमारी जो मटीरियलिस्टिक या जो अर्दली अटैचमेंट्स हैं, अब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू विल ओनली बी अटैच्ड टू अ मटीरियलिस्टिक थिंग। आई हैव सीन पीपल गेटिंग अटैच्ड टू प्लांट्स। आई हैव अ कलीग हेयर, हमारे एक मैम है यहीं पे इन वेदांतु, रेखा मैम, शी इज़ वेरी अटैच्ड टू प्लांट्स, उनको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, शी टेक्स केयर ऑफ देम लाइक हर ओन बेबीज, अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखते हैं, है ना। पीपल आर, हैव सीन पीपल गेटिंग ऑब्सेस्ड, एंड लाइक वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है उनकी गैजेट्स वगैरह के साथ, फ़ोन वगैरह से, लैपटॉप से, हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है। तो अटैचमेंट कुड बी विद एनी थिंग, विद एनी मटीरियलिस्टिक और विद एनी अर्डली थिंग, ठीक है, तो सब चीज़ के साथ। और इट इज़ लाइक हम लोग एक व्रेदिंग का मतलब होता है एक वो ऐसे बैंड को क्रिएट करना, एक इन सर्कल बनाना, ऐसे हाथ पकड़ के गोला सा बना के सर्कल बना के खड़े हो जाना। फ्लावरी बैंड का यहाँ पे मतलब है, फ्लावरी बैंड की मैंने फोटो अटैच करी हुई है यहाँ पे, फ्लावरी बैंड का मतलब ही है अटैच कर देना, इकट्ठा जोड़ के रखना टू द अर्थ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें क्या करके रखती हैं, अर्थ से बाइंड करके रखती हैं। यू कैन रेफर टू द लिटरेरी डिवाइसेस। देन ही सेज दैट इन स्पाइट, स्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब हर चीज़ जो हमें सैड करती है, अपसेट करती है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ होता है इनसेंसिटिविटी, वो हर चीज़, वो हर ऐसी फीलिंग जो हमें लगता है कि बहुत इनह्यूमन है, कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा एक्शन लेना विच इज़ वेरी इनह्यूमन, वो चीज़ इनजस्टिस को वो करती है, प्रमोट करती है। तो कहते हैं अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, the gloomy days of the all the of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। तो ये बोलते हैं कि होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब हम कोई ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं विच आर लाइक ग्लूमी डेज, हमारे लिए वो बहुत डार्क ग्लूमी डेज होते हैं, हम उनको ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ख़राब है, तो फिर भी मदर नेचर कम्स एंड हेल्प्स अस। उन ग्लूमी डेज में भी कहीं ना कहीं हमें एक रे ऑफ होप मिलती है। वो हमें कौन देता है? हु प्रोवाइड्स अस दैट? मदर नेचर। ग्लूमी डेज आर सैड डेज। तो वो ये बोलते हैं ग्लूमी डेज मेड फॉर आवर सर्चिंग मीन्स ग्लूमी डेज इनहेबिट आवर सर्च फॉर दोज थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, इमेजिन दैट you just lost something which was very precious to you. You lost your favorite ring, you lost a pendant, you lost a notebook, your diary. तो अब आप उसको ढूंढ रहे हो and it has made you very upset. So what will you do? You'll try to distract yourself. That distraction could easily be done by anything which exists in nature. So something which takes you out of that flame, which brings you out of those sad gloomy days, is a thing of ब्यूटी। जो चीज़ हमें अपने डार्क स्पिरिट से, अपनी प्रॉब्लम्स से और नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से बाहर लेके आ रही है, वो क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी। द पैल हेयर मीन्स पेन।
जो चीज़ हमें अपनी पेन और सफरिंग और इन चीज़ों से असाइड लेके जा रही है, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एक बार ये लिटरली डिवाइसेस देख लेना, यहाँ पे एलिट्रेशन है जो कॉन्सोनेंट्स वाले रिपीट हो रहे हैं, एन एंड एन। पर्सोनिफिकेशन, ग्लूमी डेज, डार्क डेज आर गिविंग ह्यूमन लाइक इमोशंस। जब वो ग्लूमी डेज हम बहुत परेशान हो जाते हैं, वी जस्ट ट्राई टू कीप देम असाइड, इज व्हाट द पोएट हियर रेफर्स टू। देन ही सेज सच द सन, सच द मून, ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर चीज जो नेचर की है, इट विल ट्राई टू अपलिफ्ट यू। Now it's not just the freshly bloomed flowers, it's not the freshly green tree, even the oldest of the tree, वो भी तुम्हें थिंग ऑफ ब्यूटी में ही कंसिडर करना है। हर चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो नई है, चाहे वो पुरानी है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और वो तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इट विल बी लाइक अ शेडी ट्री फॉर यू पीपल। वो चीज़ जो तुम्हें पीस दे रही है। अब हमने पिछले एक स्टांजा में पढ़ा था ना कि जब हम लोग एकदम ऐसे स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, व्हेन वी आर वेरी अपसेट एंड वी सिट अंडर द शेडी ट्री एंड वी जस्ट फॉल अस्लीप देयर, डोज ऑफ देयर, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं। तो वो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है दैट एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन नेचर इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू फ्रॉम ऑल द ग्लूमीनेस दैट यू हैव इन योर लाइफ, ऑल द सैडनेस दैट यू हैव इन योर लाइफ। देन दे से देयर आर डैफोडिल्स। वो ये देख रहा है कि नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं। जो एक नॉर्मल सी शीप भी होती है, वो ट्री उसके लिए भी सेम शेड देगा। तुम जाओगे, तुम्हें भी उसी छाया में रहना पड़ेगा, वो शीप जाएगी, वो भी उसी छाया में बैठेगी। देयर आर डैफोडिल्स ऑल अराउंड, ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर टू अपलिफ्ट योर मूड। उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, हर जगह इतनी ग्रीनरी है, हर कुछ इतना प्यारा है। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन नेचर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कामिंग। एंड देन दे से क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है जो एकदम साफ साफ पानी के झरने होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, क्लियर क्लियर से झरनों को बोल देते हैं, रिवर्स को बोल देते हैं। कहते वो क्या करते हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इमेजिन इट्स वेरी वेरी हॉट। इमेजिन क्या, बस वो एक महीने की बात है, एकदम यू विल बी एबल टू फील इट। तो जब वो ऐसा हॉट ग्लूमी सा वेदर आ जाता है एंड सडनली यू फील कोल्ड वाटर ऑन योर फीट, तो मैं कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। तो ये बोल रहा है कि नेचर में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी टायर्ड, और वो अपने लिए क्या बनाते हैं, कूलिंग कोवर्ट, मतलब एक वो रिवर जो है वो तुम्हें हॉट सीजन से बचाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब यहाँ पे जो पेड़ों में बहुत प्यारे प्यारे बुशेस बने होते हैं, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वो आते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, उसके बीच में तुम्हें एक पोम थी 10th 9th ग्रेड में, है ना, जहाँ पे तुम लोग वो कूट्स एंड फर्न्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो बर्ड्स का मेंशन था वहाँ पे। तो उन्हीं का वो मेंशन कर रहा है कि जब हम फॉरेस्ट में से इधर उधर निकल के जाते हैं, हम मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में जाते हैं, हम इधर उधर से कोई ना कोई पाथवे बनाते हैं, तो वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स, मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट। इट कुड बी बर्ड्स, इट कुड बी द रिवर, द वाटर बॉडीज, जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं, मतलब एवरीथिंग विच एग्जिस्ट देयर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड एवरीथिंग which exists in there provides us immense peace, immense eternal joy। हमारे अंदर जो everlasting joy होता है, eternal होता है वो बिल्कुल, तुम उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। Any beautiful thing which exists is going to provide you happiness। As I told you people earlier कि कोई भी चीज़ जब तुम्हारी खो जाती है तो तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी अच्छा सोचने लग जाते हो, है ना। यू थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपेंड। तो ऐसे नहीं होता, हम सैड है तो और सैड हो जाते हैं और सैड गाने सुनते रहते हैं, बट टेक्निकली व्हाट द राइट वे इज, तुम एक सैड हो तो यू विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद समथिंग बेटर। होता है ना कि यार मूड ठीक नहीं है, चलो लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, ट्रिप कर लेते हैं कोई ना कोई, है ना। तो वाई, बिकॉज दे ट्राई टू रिकनेक्ट विद द नेचर। क्यों? क्योंकि वो उनको अपलिफ्ट कर सकता है। यू गेट इट? Next they say, and such too is the grandeur of the dooms, and we have imagined for the mighty dead। अब यहाँ पे it means joy even in sadness। डूम्स यू नो ना, सैडनेस, डूम्स डे, जो डेथ हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि यार लोग तो ऐसे हैं जो डेथ में भी जॉय ढूंढते हैं। हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोग डेथ में भी जॉय को ढूंढ रहे हैं। पीपल आर सर्चिंग फॉर जॉय इवन इन डेथ, एज आई टोल्ड यू दैट डेथ इज द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ। So when you know something is inevitable, it is destined, it is bound to happen, so people start to look for happiness in it as well। तो उसमें भी पीस ढूंढने लग जाते हैं। All lovely tales that we have heard or read, वो सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमने सुनी है अपने दादा से, अपने दादा परदादा से, हमारे मम्मा से, दादी से, चाची नानी से, सबसे जो बहुत अच्छी अच्छी हमने कहानियाँ सुनी हैं,
इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। तो वो कहती सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, वो नेचर से पुराने टाइम से कनेक्ट ही तो करवा रही हैं। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर कनेक्ट ऑफ अस विद द मदर नेचर, विद द मदर अर्थ। तो ये सब हमें वही तो बता रहे हैं। और यहाँ पे अर्थ पे देयर इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ व्हाट, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। व्हाट इज एन इमॉर्टल ड्रिंक? पेरिनियल फाउंटेन ऑफ नेक्टर, अमृत। पेरिनियल एज इन जो हमेशा रहे, परमानेंट सोर्स हमेशा। तो जब भी तुम मदर नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, यू विल बी एबल टू हैव द नेक्टर, जो शहद होता है, जो अमृत होता है, द होली वाटर विच विल गिव यू यू नो विच विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ग्लूमिनेस ऑफ योर लाइफ। तो ये बोलते हैं वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद नेचर, नेचर स्टार्ट्स टू हेल्प यू आउट इन सेवरल डिफरेंट वेज। तो वो तुम्हें यहाँ पे तो कहते हैं अर्थ में तो एक पूरा प्रॉपर एक फाउंटेन चलता रहता है हमेशा। तुम जब भी सैड हो तुम वहाँ पे उस फाउंटेन में जाके तुम अपना नेक्टर कलेक्ट करो, मतलब तुम अपना जॉय कलेक्ट करो अंदर से, गिव योर प्रॉब्लम्स देयर एंड यू विल बी हैप्पी। इंटरनली यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एबल टू फील द जॉय इनसाइड यू एंड पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक होता है वो जो बिल्कुल एज होती है जैसे, है ना। तो कहते हैं कि हेवन से ये सब, ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है तुम्हारी, ये जो नेक्टर तुम्हें आ रहा है, रिसीव हो रहा है, ये कहाँ से गिर रहा है? इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन। ये भगवान जी खुद स्वयं बैठ के तुम्हारे लिए वो नेक्टर वो चलाया हुआ है, फाउंटेन चलाया हुआ है, और वो नेक्टर बना बना के नीचे भेज रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज connect with the nature itself, start to be grateful for what we have in nature, start to enjoying the things around us and you'll be able to connect better। ठीक है। सो बस अपेरेंटली वो यही बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे वो डेथ है, चाहे वो कुछ भी है, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उसके साथ एक बेटर कनेक्ट बनाना है एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि हर चीज़ कितनी सिमेट्री में चलती है। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन द नेचर इज वेरी सिमेट्रिकल एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर है हर चीज़ यहाँ पे। एक बार फटाफट से लिटरली डिवाइसेस को देख लेना। So this poem gives us the message that a thing of beauty is a joy forever, which describes the title of the poem. In spite of occasional bad patch in our lives, जो ये थोड़ी बहुत gloominess हमारी life में आती है, thing of beauty is a source of perennial pleasure। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो मल्टीपल थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या है? वो एक ऐसा सोर्स है जो हमें लाइफ के ट्रायल्स को सस्टेन करने में, लाइफ के ट्रायल्स को सक्सेसफुली सक्सीड करने में हेल्प करती हैं। They say that every bad phase in life is like a trial, is a test. Are you, will you be able to handle all the blessings from the God? You know how God tests it? By giving you a rough patch in the life. वो एक छोटा सा बैड ग्लूमी सा फेस दे देते हैं और देखते हैं कि तुम उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो। इफ यू बिकम द इवल ह्यूमन बीइंग, तो भगवान को पता चल जाता है ये नहीं, इसको नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको नेक्टर, इसका वो नेक्टर सप्लाई बंद करना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी अ वेरी गुड पर्सन इनसाइड आउट, हर चीज में, हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में। एनीथिंग दैट गिव्स अस प्लेजर सस्टेन्स अस टू लाइफ, टू फेस लाइफ ड्यूरिंग आवर एडवर्सरी। हर चीज एडवर्सरी में, हमारी बुरी सिचुएशन में, बुरे टाइम पीरियड में, अगर तुम प्लेजर किसी भी चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हो, नाउ पीपल से दैट एनीथिंग, किसी चीज के लिए भी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे फोन देके खुशी मिलती है, तो मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी मेरा फोन है। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी आपको पेन से दूर कर रहा है, जो भी आपको पेन से दूर कर रहा है, जो भी आपको प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कनेक्ट विद दैट। तुम्हें उसके साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि ऐसे रफ पैचेस लाइफ में आते जाते रहते हैं। देन any form of beauty that inspires us is like an endless fountain from which mankind can drink the elixir of life। तुम वो अमृत को उस चीज से क्या कर सकते हो? पी सकते हो। The poem conveys a message that anything beautiful remains engraved in our heart। तुम लोग एक कहीं अच्छी जगह पे जाए हो, एक ट्रिप मार लो कहीं पे, and it will be engraved in your heart forever। तुम्हें हमेशा वो जगह याद रहेगी। When everyone around you will be talking about their tales, na, that we went there, so you will be very proudly discussing about your adventures। तुम्हारे दिमाग में वो प्रॉपर सीन से छप जाएंगे, it will be all traced and engraved। तो वही तो, बिकॉज वो क्यों हुआ ऐसे, वाई डिड इट गेट इनग्रेव्ड इन योर हार्ट? बिकॉज इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तभी तो तुम उस जगह पे नहीं हो, स्टिल इट इज गिविंग यू इमेंस जॉय, तुम्हें अभी भी इतना प्लेजर मिल रहा है उससे, राइट? सो this is the theme, I guess। Oh sorry, I attached the wrong slide here।
This is not for this chapter. We will move on. ये जो थीम अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था, दिस वी विल डिस्कस आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोम. पहले फटाफट से ये कर लेते हैं. द नेम ऑफ द पोम इज अ रोड साइड स्टैंड विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ही एम्फसाइजेस द वाइड गैप. जो सिटी में लोग रहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, द वन हु आर स्ट्रक इन पॉवर्टी एंड द रिच पीपल हु हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो उनके लाइफस्टाइल को कंपेयर करता है और ये बताता है how the rich section of the society, the people living there, are making no contributions to bring these people out of the bad patch of their life. उनको poverty से या bad rough patches से बाहर निकालने के लिए they are not putting in any effort, right? So the little old house was out with a little shed. अब क्या होता था कि उन्होंने, अब there's a story, more like a story which is there. आपको जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ. तो हुआ क्या, for example there's a house. हाउस के बाहर उन्होंने क्या किया, एक शेड को एक्सटेंड करके छोटी सी नीचे एक स्टॉल लगा ली. उसमें उन्होंने दे स्टार्टेड सेलिंग सेवरल थिंग्स, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन्होंने छोटी छोटी चीज़ रख दी, जैसे वाइल्ड बेरीज था, स्क्वॉश था. तो ये छोटे छोटे फ्रूट्स उन्होंने रखने स्टार्ट कर दिए. वाई? बिकॉज दे वर देयर ऑन द मेन रोड. वो रोड जो उस विलेज को सिटी के अच्छे एरिया के साथ कनेक्ट करती थी. नाउ द पीपल हु पुट ऑन द स्टॉल, दे हैड दिस idea in their mind that whenever a car will pass by, उनको रास्ते में एक स्टॉल दिखेगी, वो एक अच्छे एरिया में एंटर कर रहे हैं, तो probably they will stop there, just buy some fruits, buy some wild berries, buy some squash and then they'll move ahead. तो उनकी थोड़ी बहुत, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत फ्लो ऑफ इनकम उनका स्टार्ट हो जाएगा, कुछ मनी फ्लो, कैश फ्लो स्टार्ट होगा, बट सैडली इट नेवर हैपेंड. तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने आगे से क्या किया हुआ था, रोड की एज के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी आगे शेड लगा के स्टॉल लगा रखी थी जहाँ पे ट्रैफिक था. अ रोड साइड स्टैंड टू पैथेटिकली ब्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. अब उन्होंने इतना छोटा सा शेड लगा रखा था, इट वॉजंट लाइक अ वेरी प्रॉपर फूड स्टॉल विच वॉज सेट अप. They had no money to do that. They had no money to set up their stall in a very fancy way which would attract the customers of rich class. कि वो पॉश कस्टमर्स को इंक्रीज अट्रैक्ट करेंगे, उतना तो उनके पास बजट ही नहीं था. जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने अपने वो शेड वगैरह लगा लिया एंड दे जस्ट स्टार्टेड. उसके बाद क्या हुआ, बस उन्होंने वो स्टैंड लगा लिया और वो इतना मतलब पैथेटिक टाइप का था कि बस पता चल रहा था कि ये जिस भी बंदे ने लगाया है ना, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा. अगर उसने ऐसा कुछ सेटअप बनाया हुआ, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ नथिंग विद हिम एंड इनडायरेक्टली ही इज होपिंग कोई आएगा एंड विल हेल्प हिम आउट. ही इज नॉट बेगिंग, बट इनडायरेक्टली ही इज जस्ट सेइंग दैट ही नीड्स सम फाइनेंशियल एड, सम फाइनेंशियल हेल्प. उसके बाद, बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स the flower of the city from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. अब वो ये बोल रहा है कि ये जो लोग हैं, अब वहाँ पे जब कहते हैं हम लोग, जब हम सिटीज़ पे एंटर करते हैं, वहाँ पे बहुत फैंसी फैंसी प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं. एवरी शॉप विच द फैंसी दीज रिच पीपल दे स्टॉप बाय, दे आर वेरी फैंसी, बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, बहुत एस्थेटिक प्लेस होती है, कोजी कॉर्नर्स बने होते हैं. तो ये ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है. तो हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग सम कैश फ्लो. हम तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत कुछ हमें पैसा मिल जाएगा, जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू अर्न सम ब्रेड, है ना. हम लोग, हमें बस 2 टाइम का मील मिल जाएगा, हम वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट. और वो ये बोल रहे हैं कि वो जो पॉलिश्ड ट्रैफिक होता है, इट नेवर स्टॉप्स बाय. क्यों? क्योंकि उनको तो वो फैंसी, वो जहाँ पे डेकोरेटेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ये सब चीज़ें होती है, वो अट्रैक्ट करता है. हमारे पास तो कहता है वो रुकते ही नहीं है. और कहता अगर वो थोड़े टाइम के लिए एक बार रुक भी जाएं, इफ एवर साइड अ मोमेंट, फिर वो ऐसे होता है कि एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग. अब वो कहता है कि अगर वो रुक भी जाते हैं, तो वो रुकते क्यों हैं? देखने के लिए कि अच्छा दे आर ऑब्जर्विंग द नेचर, ओके ठीक है, यहाँ पे ऐसा सराउंडिंग है, यहाँ पे ऐसा है. तो कहते हैं दे डोंट स्टॉप टू हेल्प अस आउट, दे आर जस्ट देयर टू ऑब्जर्व द नेचर. वो जस्ट इधर उधर आसपास देखते हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि यार इतना प्यारा सीन है, ये किसने स्टॉल लगा दी यहाँ पे, दे आर रूइनिंग इट. वो तो नेचर की ब्यूटी को खराब कर रहे हैं. तो दिस इज द माइंड सेट ऑफ द रिच पीपल दे हैव विच दे पास बाय फ्रॉम. वो ये बोल रहा है कि यार उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना पैथेटिक लगता है उनको. इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग फॉर द रिच पीपल दैट यहाँ पे एक ऐसे एक बंदे ने, किसी ने स्टॉल लगा रखी है एंड दे आर जस्ट रूइनिंग इट, स्पॉइलिंग द ब्यूटी. एंड ऑल्सो दे आर डिनाइड ऑफ द बेसिक
facilities like education and food and everything. How do you know that? क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे स्टॉल लगाई होती है ना, उसमें स्पेलिंग्स भी गलत होते हैं. मतलब वो दे आर नॉट एजुकेटेड. ऑफ कोर्स इफ दे आर नॉट एजुकेटेड हाउ विल दे अर्न? वो कोई जॉब वगैरह सच कर नहीं सकते. एक स्किल्ड जॉब के लिए दे आर नॉट कंपैटिबल. सो वो एक छोटी सी स्टॉल लगा लेते हैं विच सैडली अट्रैक्ट्स नो कस्टमर. इफ समवन स्टॉप्स बाय तो वो जस्ट ये देखते हैं कि अरे यार इन्होंने क्या यहाँ पे खिलारा सा डाल रखा है, इट जस्ट लुक्स वेरी बैड, ये तो पूरी रेपुटेशन को ही खराब कर रहा है उस जगह की. देन दे से कि अब वो क्या कर रहे हैं, सेल करने के लिए उनके पास वाइल्ड बेरीज है और उसके बाद उनके पास क्रूग नेक गोल्डन स्क्वॉशेज हैं. जैसे वो घिया कद्दू सा नहीं होता है जो हमारे मम्मा बनाते हैं, फिर हम लोग उस दिन कुछ भी नहीं खाते और उस दिन जोमेटो स्विगी से ऑर्डर्स आते हैं, बस वही. तो ये वही है. तो ये बोलता है कि उन्होंने वो रख के बेचे हुए हैं और वहाँ पे बेचना स्टार्ट किया हुआ है. और ब्यूटी रेस्ट और पीछे माउंटेन टाइप्स का एक सीन है, मतलब वो जिस जगह पे उन्होंने लगाया हुआ है माउंटेन लाइक सीन है यहाँ पे. अब वो ये बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. दे नीड बेरीज यार हियर, दे नीड स्क्वॉश इट्स हियर. और वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे तो है सिटी के, बिल्कुल पास में तो है, सीनरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है और तुम्हारे पास तो पैसा भी है. Imagine having money in your pocket but you are not willing or ready to help someone in need. And this is what these people who just pass by and they don't even stop and bother to ask if they are fine, that's what they are doing. तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास मनी है बट इफ यू वांट टू बी मीन तो तुम क्या करते हो, अपने मनी को अपने पास रखते हो. You don't give it to anyone, you don't share your money. Not that the poet is saying कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो. He is just saying that you can help them with some decent amount जिससे उनका घर चल जाएगा. For you it will be peanuts. तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रैंडम पैसे होंगे, बट फॉर देम इट विल बी देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. उनके लिए वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. उनके लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है. तो वो ये बोल रहा है कि यार अब जो वो सीनरी को देख के द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन. अब वो ये बोल रहा है कि यार मैं तो इतना सैड हो गया हूँ बट आई कैंट कंप्लेन इट टू एनी वन. अब मैं क्या एक एक कार के पीछे भाग के बोलूँ भाई वाई डिडंट यू हेल्प देम आउट, वाई डिडंट यू हेल्प देम आउट. दैट कैन नॉट बी डन. अगर उसको हेल्प करनी वो अपने बेसिस पे कर सकता है. ही कैन नॉट कन्विंस अदर पीपल टू कम एंड हेल्प देम आउट. वो नहीं कर सकता ये चीज़, राइट. सो ये बोलते हैं कि वो तो दे आर अनविलिंग टू स्पेंड इट ऑन द पुअर विलेजर्स. अब वो वहाँ से पास करने की जगह दे जस्ट वहाँ से उनको पैसे देने की जगह दे जस्ट पास बाय. दे वेरी रूड बिकॉज दे डोंट लाइक द सेटअप दैट दे हैव क्रिएटेड. व्हाई? बिकॉज इट स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द एरिया फॉर देम. नेक्स्ट अब वो ये बोलता है कि एज सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. तो वो ये बोलता है कि जो विलेजेस की जो वो वहाँ के लोग हैं, द पीपल हु लिव इन दैट एरिया, अब उनकी जो एक्चुअल वाली जो रियल पेन है कहता वो तो भी किसी ने सुनी ही नहीं है. नो वन हैज़ हर्ड द एक्चुअल पेन और द ग्रीफ दैट वी हैव इन आवर हार्ट. हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड. हम सिटी से इतनी दूर लगा देते हैं एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी. हम ये बोलते हैं कि भाई तुम लोग सिटी में बैठ के इतना पैसा कमा रहे हो. द फ्लो ऑफ मनी देयर इन द सिटी इज कंपैरेटिवली गुड, बेटर. बहुत पैसे का फ्लो है वहाँ पे बिकॉज एवरी वन इज़ वेरी स्किल्ड. तो आपको काम के बदले में पैसे मिल रहे हैं और इस एरिया में तो ऐसे कुछ है ही नहीं. तो व्हाई डोंट यू टेक द इनिशिएटिव एंड कम एंड हेल्प समवन आउट? नो, दे वोंट डू दैट, दे वर नॉट डूइंग दैट. तो वो ये बोलता है कि लिविंग फार अवे फ्रॉम द सिटीज उन्होंने छोटा सा स्टैंड लगाया था होपिंग कि वो कुछ पैसे मिल जाएंगे. बट दे बिलीव दैट हैविंग मनी इन देयर हैंड, उनको क्या लगता था कि मे बी इफ दे गेट सम मनी दे विल बी इम्प्रूव देयर कंडीशंस इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो थोड़ा सेट हो जाएंगे. बट अब हुआ क्या, दे ऑल्सो ड्रीम ऑफ अ बेटर हैप्पियर लाइफ. अब उनको जो वो मूवीज़ में या इधर उधर जो भी वो लोग देखते थे है ना, कि वो उनकी भी जो घर हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे और जो पिक्चर्स में प्रोमिसेस होते हैं उन लोग से, या फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. अब यहाँ पे ये बोलते हैं, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट दीज प्रोमिसेस ऑफ गुड लाइफ आर ऑफन मेड बाय द रूलिंग पार्टी. वोट मांगने के लिए when the ruling party, the leaders, the visitors, they say that okay, we will help you out. Oh, no 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 no, wait for us. This candidate from our party is going to uplift you. ये आपको ऐसे देंगे पैसे, वो करेंगे आपके लिए. You know, they are going to help you financially. For the financial aid, you will be provided this and this subsidy. Well, there are tons of fake promises that are made to these people, and not even a single promise is fulfilled by anyone. ठीक है. सो सिटी के लोग तो इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं. अगर गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता भी है, समवन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, इफ यू विजिट्स देम देन दे डोंट बॉदर एंड केयर इनफ टू एक्चुअली टेक एनी एक्शन. तो बोलते सब हैं, एक्शन कोई नहीं लेता है. सॉरी.
Next he says, it is in the news कि all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and store. अब वो कहता है कि मैंने ना न्यूज़ में पता है क्या सुना, that the government was saying, the leaders what they were discussing was कि इन villagers को हेल्प किया जाएगा. हाउ विल दे बी हेल्प्ड? ये रोड साइड पे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोगों की यहाँ पे इतनी रीच नहीं है, कोई इतनी हेल्प करने के लिए ना यहाँ तक आ नहीं पाता. सो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से लेके ना कहीं और सेटअप कर देते हैं. वी विल गिव देम न्यू हाउसेज, अ बेटर प्लेस टू लिव, जहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे. वो कहाँ पे होगा? जो नए उनके साथ साथ में विलेजेस को प्लान कर रहे हैं वहाँ पे उनको कर दिया जाएगा, जहाँ पे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, सो दैट वट एवर दे नीड दे कैन गेट इट. मतलब इमेजिन अ पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड, दे डोंट हैव बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दे आर डिनाइड ऑफ द बेसिक ऑफ द लाइफ. तुम उनको प्रॉमिस कर रहे हो दैट वेयर एवर योर न्यू हाउस विल बी ना, इट विल हैव अ वेरी गुड थिएटर, इंक्लाइंड सीट्स होंगे, थिएटर मिलेगा. अरे भाई उनको क्या करना है थिएटर से? उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं. दे आर फोर्स्ड टू स्लीप ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए, एंड यू आर प्रॉमिसिंग देम कि जहाँ तुम्हें नई जगह पे शिफ्ट करेंगे वहाँ पे स्टोर्स होंगे, तुम कुछ भी खरीद लेना. हाउ विल दे परचेज एनीथिंग इफ देयर पॉकेट्स आर एम्प्टी? एम्प्टी पॉकेट से वो क्या खरीदेंगे, क्या ले लेंगे वो लाइफ में? कुछ भी नहीं. दे कैन डू एनीथिंग. देन दे से कि अब ये लोग करते क्या है, द विलेजर्स विल लूज देयर इंडिपेंडेंस एंड विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू थिंक और डिसाइड. अब अगर सिटी में वो लोग ऐसे विलेजेस, प्लान्ड विलेजेस में वो लोग शिफ्ट हो गए, सो दे वॉन्ट बी एबल टू डू व्हाट देयर हार्ट सेज. दे विल बी अंडर समवन, दे विल बी बाउंड टू डू एवरीथिंग व्हिच द गवर्नमेंट विल इंस्ट्रक्ट देम. अब उनको वही सब करना है जो गवर्नमेंट उनको बता रही है. ठीक है. अब फ्रॉस्ट स्ट्रांगली कंडेम्स द सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स एंड अथॉरिटीज, और उनको ये बोलते हैं कि यार ये बहुत ग्रीडी और बहुत क्रूअल है. क्यों? क्योंकि उनको दिखता है that whatever that is happening with these people is wrong, but they just polish everything with their fake kindness. They just say, oh, I'm so sorry that happened with you. It's okay. Just give us vote. All we need is your vote. है ना? If we get it, we'll surely work on it. तो हम लोग ये we'll make these certain amendments and we'll surely uplift you. But it never happens. All of this is just drama, fake political drama, fake promises made, and just fake kindness which actually doesn't exist. उनको बहुत ज़्यादा ना मतलब वो फिल्दी लगता है इन लोगों को देख के. सो दे डोंट वांट देम इन द सेम प्लेस वेयर दे लिव. वो तो वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दैट दे हैव पुट अ स्टैंड यहाँ पे विच लुक्स वेरी अगली एंड ruins the beauty of the area, right? So these people force unwanted benefits on the poor, confusing and dulling their minds. अब उनके दिमाग में ना confusion क्रिएट करते रहते हैं. इमेजिन कि तुम्हारे पास कुछ नहीं और कोई तुम्हें आके बोले कि अरे भाई चल मैं तेरे को महल में लेके चलता हूँ, वहाँ तू रह ले आराम से, कोई बात नहीं है, हैव अ एम्प्टी हाउस, वहाँ पे जाके रह ले. एक तो तुम सोच रहे हो दैट यू विल बी वर्किंग समवेयर, यू नो, हेल्पिंग योर सेल्फ आउट, तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, यू वांट टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, एंड देन समवन सेज अरे चल भाई सर को सब बना बनाया दे देता हूँ, तो बस मेरे को वोट डाल दे. तो दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज देयर माइंड्स. अब वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, एंड द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम आउट नीदर. वो उनके लिए कुछ भी वो भी नहीं कर रहे हैं ऐसा, राइट? सो by changing their natural way of life, they even disturb their natural sleep patterns. अब उनको सोना समझना सब, उनकी सोचने समझने की शक्तियाँ भी खत्म हो रही हैं. They are unable to understand anything. उनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं. So it's getting very confusing for them. उसके बाद वो ऐसे लगता है कि यार मुझे तो ऐसे लगता है sometimes I feel myself I can hardly bear, कि यार मैं भी ये ना ये चीज़ें समझ सोच नहीं पाता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है. कहता मैंने ये सोचा था, the thought of so much childish longing in vain. वेन होता है पेन में. कहता है जब मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि देयर इज सो मच सफरिंग यार, इतना ज़्यादा मतलब देयर इज सो मच पेन इन साइड, इतना ज़्यादा ग्रीफ, इतना पेन इनके अंदर भरा हुआ है. डीप इमोशनल पेन एट द इनोसेंट एंड चाइल्डिश होप्स ऑफ दीज विलेजर्स, कि उनको दिमाग में ना बार बार एक होप निकाल देते हैं वो लोग. दे जस्ट प्लांट अ सीड ऑफ होप इन देयर हार्ट अगेन एंड अगेन, वेरी क्लियरली नोइंग दैट दे वॉन्ट डू एनी थिंग, दे आर नॉट गोइंग टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. स्टिल वो हमेशा ना कुछ एक होप का वो बीच में छोड़ देते हैं और फिर उनको बार बार डिसअपॉइंट कर देते हैं. तो इट जस्ट डीपली सैडन्स द पोएट. अब वो ये कहता है यार मेरे से तो ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती हैं कि इतने सारे प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड छोड़ दिए जाते हैं. कहता है और वो जो सैडनेस है वो ऐसे लगता है कि जब वो बंदा
अपने विंडो के अंदर से ऐसे बैठ करके पूरा दिन ही इज वेटिंग देयर, सिटिंग देयर, वेटिंग कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, हमारी हेल्प करेगा, हमसे कुछ ले लेगा. नाउ हेल्प हियर डजंट मीन दैट दे वांट फाइनेंशियल मनी. वो ये नहीं चाहते कि तुम आओगे और उनको पैसे की गत्थियां दे दोगे कि भाई ले जा ले जा ले जा. दे डोंट वांट दैट. They are not begging. They are simply saying that we are here selling something. Just buy something for us. हमारा कुछ कैश फ्लो तो स्टार्ट हो, हमारे जेब में कुछ तो पैसा आए. तो हेल्प करने का मतलब वही है. However, although thousands of cars pass by, but वो इतने सेल्फिश लोग चला रहे होते हैं कि कोई उनके लिए रुकता नहीं है, उनके लिए बॉदर नहीं होते. कई बार अगर कोई रुक भी जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई रुक जाता है तो क्यों रुकता है. कई बार कोई ये पूछ लेते हैं व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर, कि यहाँ पे जो ये जो सारी चीज़ें वो बनाते हैं उसका प्राइस क्या है, हमारी जो लैंड है जहाँ पे तुम ये चीज़ें कर रहे हो उसका प्राइस क्या है. या फिर कुछ जो है वो बस आते हैं, अपनी कार टर्न करते हैं, वहाँ पे जो उनका ग्रास होता है उसको दबा के नीचे चले जाते हैं, और फिर कुछ और आते हैं, कार टर्न करते हैं, कुछ और आते हैं और जो पूछते हैं कि यहाँ पे कहीं पे पेट्रोल पंप है, वेयर इज़ द गैस स्टेशन हेयर, वेयर कैन वी फुलफिल आवर टैंक. तो बस ये रैंडम चीज़ों के लिए दे स्टॉप बाय. तो नाउ द पोएट इज डीपली सैडेंड बाय द फैक्ट दैट when they say that the cars do stop by, they do not stop for any moral cause. They are just there for their selfish purpose. वो अपने सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं. दे आर देयर टू आस्क what is their farming, what is the farm produce, and where is the petrol pump, where is the gas station nearby, or they are just taking a turn. ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे रुक रहे हैं. Again, none of the visitors stop to buy anything or indirectly help the villagers, because buying anything means helping them out and no one is doing that. Then country में no, in country money the country scale of gain, कहता वो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, the poet reflects कि country side में अर्न करना, मनी को अर्न करना हैज़ नेवर बीन इनफ टू ट्रूली इम्प्रूव द विलेजर्स लाइव्स और लिफ्ट देयर स्पिरिट्स. कहता अब तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी हैं, इतना ज़्यादा सिटी में पैसे कमा के नो वन हैज़ बीन एबल टू डू समथिंग बेटर फॉर दीज पीपल. नो वन हैज़ बीन एबल टू अपलिफ्ट दीज पीपल. एक जो जिस बैरियर में वो लोग रह रहे हैं वो वहीं पे रुके हुए हैं. इतना पैसा सिटी में अगर कैश फ्लो हो भी रहा है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा. जो रूरल वॉइसेस हैं, कहता वो तो बेचारे पूरा टाइम कंप्लेन करते रहते हैं अपनी सफरिंग की, बट नो वन हियर्स देम, एंड इट इज़ मोर लाइक देयर साइलेंट पेन, साइलेंट सफरिंग, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट. कहता अब जो पोइट है ही फील्स पिटी ऑन देम. अब उसको उन पे बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, दया आ रही है. द पोइट एडमिट्स दैट फॉर अ मोमेंट उनको ऐसे लगता है कि अगर यार सारी पेन को एक ही बार में ख़त्म कर दें तो what if they commit suicide, what if they all die, simply die. Imagine living in such a condition that someone who is seeing you from far is praying that you just pass away, that you die. Have you ever seen वो जो NGOs वाले कुछ Instagram वगैरह पे फोटोज़ वगैरह डालते हैं, where an animal is deeply hurt, बहुत ज़्यादा injured, wounded everywhere, and is unable to recover. इतनी ज़्यादा पेन और सफरिंग उस एनिमल की देख के वो जस्ट साइलेंटली प्रे ना कि भगवान जी इसको अपने पास ही बुला लो, ये तो बेचारा ठीक नहीं हो रहा है ना. मतलब इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मिजरी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं. सेम इज़ विद देम. अब पोइट को लगता है कि यार इतनी इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा सैड है और कोई इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा, क्यों ये अपनी पेन को एक ही बार में एंड कर दें, ख़त्म ही कर दें, सारी पेन ही ख़त्म हो जाएगी इनकी. मतलब कितना ज़्यादा सैड ये थॉट होगा कि कहीं तुम किसी के ऊपर दया खा रहे हो एंड नाउ इन द अदर मोमेंट बिकॉज वो पेन एंड ही नहीं हो रही है, वो सफरिंग एंड ही नहीं हो रही, सो यू आर साइलेंटली विशिंग कि ये बंदा ही ख़त्म हो जाए. तो जब वो ऐसे सोचता है एकदम से उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये कितना गलत सोच रहा है, हाउ रॉन्ग दैट थॉट इज़. Even the thought entering the mind of someone passing away or just someone just committing suicide, if the thought is entering in your mind, that's very very wrong. मतलब वो कोई तुम्हारे में कुछ moral चीज़ें फिर नहीं हैं. When he returns to his senses, अब वो he was so lost in a deep thought कि एकदम से उसके दिमाग में ऐसे ही random thought आ गया which was wrong. तो जब वो अपनी senses में वापस आता है तो वो ये बोलता है कि वो किसी के लिए ऐसे कैसे सोच सकता है. He himself would feel if someone tried to gently end his life. वो ये बोलता है कि अगर किसी ने आके प्यार से मुझे बोल दिया चल प्यार से ऐसे तेरा गला दबा देता हूँ, तेरे को मार देता हूँ, कहता है यार कितना बुरा लगेगा यार, हाउ कैन आई थिंक ऑफ दिस, इट्स वेरी इनह्यूमन ऑन माई एंड. तो इस सेल्फ क्वेश्चनिंग के साथ साथ व्हेन ही इज सेल्फ क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, द पोएट रिजेक्ट्स सच अ थॉट एंड फिर वो दोबारा से एम्फोसाइज करने लग जाता है ऑनवर्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ. रिच और पुअर, वेल और अनवेल, हेल्दी और अनहेल्दी,
Every human life is important. That is what the poet is trying to say. Doesn't matter where you live, does not matter what you do. You are a human living on the earth and your existence matters. It is the duty of the people who are living यहाँ पे to help you out. अब यहाँ पे कौन है? It could be NGOs, it could be the government. It has to be the government which is supposed to help these people out. But sadly the government is not taking any action. वो बार बार हमें यही बता रहा है कि it is a duty of the government, but what the government is doing, what the political leaders are doing, fake promises. That's all that they are doing. And what are the city people doing? Not taking any action for their betterment. They are not doing anything. कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, फेक प्रोमिस कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं. Finally, we have completed 4 poems. थोड़ा बहुत आई गेस आप लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा, नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, पोइट्स के नाम तो आपको याद हो गए होंगे, वर्ड मीनिंग साथ साथ लिख लिए, पोइटिक डिवाइसेस आपने लिख ली होंगी. आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत साने साने बच्चे हैं तो कर ही लोगे तुम लोग. We are here at our 5th poem, the last poem, which is my absolute favorite. I just love it. Why? Because it is based on women empowerment, so of course. And it also states how male dominant society oppresses women. ठीक है, तो ये उसके ऊपर based है. This is our last poem, so please pay attention. It is a poem that explains the condition of the women in a male dominated society, and अब वो ये बताते हैं, it presents the contrast between एक women की fearful oppressed life और उसके इनर डिज़ायर्स क्या हैं. वो जो विमेन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी इज़ लीडिंग एंड व्हाट आर हर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज़ समथिंग दैट शी वांट्स टू डू, व्हाट इज़ हर पैशन, व्हाट इज़ शी कंपैशनेट फॉर. वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं. जो आंट जेनिफर है यहाँ पे, द लेडी, द आंट जेनिफर हियर, अब वो अपने जो डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करती हैं? थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी. So she वो कुछ एम्ब्रॉयडरी करती है. शी एम्ब्रॉयड्स एवरीथिंग विच इज़ देयर ऑन हर माइंड ऑन द क्लोथ. तो वो क्या ड्रॉ कर रही है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक फियरलेस टाइगर्स को. मतलब वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस है, बट बाहर से ऐसा नहीं है. वाई? बिकॉज शी इज ऑप्रेस्ड एंड डोमिनेटेड. टाइगर्स सिंबलाइज क्या करते हैं? करेज को, इंडिपेंडेंस को, पावर को, जो रियल लाइफ में उसके पास सैडली नहीं है. नाउ आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, हमें ये पता चल रहा है दैट शी इज सीन ड्रॉइंग दीज टाइगर्स. ये आप देख सकते हो ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ. शी डिस्क्राइब्स कि उसके जो टाइगर्स हैं दे आर एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर ऑन अ स्क्रीन ऑफ क्लोथ. वो एक कपड़े के ऊपर उनको ड्रॉ करती हैं. एंड जो टाइगर्स हैं दे आर ब्राइट येलो लाइक टॉपिस. जो टॉपिस की तरह उनके जो टाइगर्स हैं दे रिप्रेजेंट वेरी फियर्स बोल्ड कलर्स. नाउ आई टेल यू वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. The question comes कि why were the tigers painted in bold yellow colors? So it is used to represent how fierce and fearless the tigers were. वो लोग कितने strong थे, कितने fearless थे, कितने dominating थे. Which was in contrary to her real life. क्योंकि real life में वैसा कौन था? The men of the house. Actual में वो ऐसे नहीं थी. वो तो उनके इनर सेल्फ की बात कर रहे हैं ना हम, कि क्यों वो इतने बोल्ड बोल्ड कलर्स को सिलेक्ट कर रही थी. और उन्होंने why did she chose to embroider tigers on the screen? तो उन्होंने ये बोला कि because it represented what was there inside her. उनके अंदर की फीलिंग्स को कौन बेटरली रिप्रेजेंट कर सकता था? अ टाइगर. वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग वाइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्रीचर. वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब उससे डरते हैं. वो अपने मन की करता है. नो वन ऑर्डर्स हिम अराउंड. तो आंट जेनिफर भी वही चाहती थी. दैट इज वाई शी चोज बोल्ड एनिमल एंड बोल्ड बोल्ड कलर्स टू ड्रॉ हिम. अब वो ये बोलते हैं, आंट जेनिफर ये बोलते हैं कि ये जो टाइगर्स हैं ये फियरलेस हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये मेन से नहीं डरते. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री. जो ट्री के आसपास इधर उधर आगे पीछे ट्री के पास जो मेन हैं, मतलब अब कॉन्ट्रास्ट समझना आप लोग बिल्कुल ध्यान से. टाइगर्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? विमेन को. मेन बीनीथ द ट्री, मेन जो ट्री के आसपास है वो क्या है? वो मेन ही है. तो वो ये बोला कि जो ट्री के पीछे लोग खड़े हैं, जो सोसाइटी में मेन एग्जिस्ट कर रहे हैं, द टाइगर्स एज इन द विमेन इन द पैरेलल इन द अल्टरनेट वर्ल्ड आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ देम. वो क्यों डरेंगे यार उनसे, क्यों उनके ऑपरेशन के अंदर आएंगे? वो ये बोल रहे हैं कि दे मूव प्राउडली एंड ग्रेसफुली. अब वो बहुत प्राउडली और ग्रेसफुली मूव कर रहे हैं. जो उनका मन कर रहा है वो कर रहा है. दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट इंस्ट्रक्टेड. वो कोई ऑर्डर अराउंड नहीं कर रहा उनको, और वो स्ट्रेंथ और करेज के साथ चल रहे हैं. इन टाइगर्स के
थ्रू जो पोइट है हमें ये दिखाते हैं कि आंट जेनिफर के अंदर एक हिडन डिजायर थी, किसकी? फ्रीडम, पावर और इंडिपेंडेंस की. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आंट जेनिफर thrived and craved for independence, for freedom and for power, because she had that compassion in her. उनके अंदर वो चीज़ थी, but it was all suppressed. So अब वो बाहर कैसे ला रहे थे उसको? वाया हर ड्राइंग एंड एम्ब्रॉयडरी. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी जो फिंगर्स हैं, जैसे जैसे वो एम्ब्रॉयडरी करती थी ना, तो वो नीडल के अंदर से जो थ्रेड होता था, जब वो एकदम से उन्होंने पियर्स करके बाहर निकाला, so it used to get very difficult for her to pull out the thread while she was drawing, while she was embroidering. She struggled to pull even a light ivory needle through the wool. अब वो वूल में से वो पियर्स करके नीडल निकालना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, which represents her physical weakness and inner fear. अब चाहे वो चीज़ एक्चुअल में नहीं कर रही है, she is not committing a crime here, she is not trying to kill her husband, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय हर लिटिल फ्रीडम वाया हर आर्ट. अब वो उस काम से कर रहे हैं जिसके साथ सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी. भाई कपड़े पे कुछ बुन रही है, उससे क्या प्रॉब्लम होगी किसी को, राइट? पर जब वो एक्चुअल में किसी को, शी मीन्स नो हार्म टू एनीवन, बस वो कपड़े के ऊपर भी कुछ कर रहे हैं, शी इज वेरी स्कैर्ड. उनको उस फिर भी डर लग रहा है, शी इज स्टिल स्कैर्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. तो वो ये बोलते हैं कि हैवी वेडिंग रिंग, उनके हाथ में एक रिंग थी, एक वेडिंग रिंग थी विच वॉज वेरी हैवी. वाई वॉज इट एक्चुअली वेरी हैवी? बहुत अच्छे गोल्ड की थी क्या? बहुत हैवी वेटेड थी? नो, इट मेंट द वेट दैट द मैरिज हैड. जो वो मैरिज थी, इट वॉजेंट अ वेरी हैप्पी मैरिज. वाई? बिकॉज इट वॉज लाइक अ बर्डन टू हर. वो उनके सर पे, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था. तो वेडिंग रिंग का हैवी होने का सिंबलाइज क्या है यहाँ पे? द वेडिंग रिंग इज सिंबलाइज्ड टू बी अ बर्डन. वो मैरिज नहीं थी, वो एक बर्डन था उनके लिए. शी वॉज नॉट हैप्पी इन दैट. शी वॉज बाउंड टू डू सर्टन थिंग्स. शी वॉज इंस्ट्रक्टेड एंड ऑर्डर्ड अराउंड विच शी नेवर लाइक्ड. वाई? बिकॉज शी वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन साइड. पर उनको बाहर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो वो अपने अंदर ना बहुत ही सप्रेस्ड फील करती थी. अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों वो थ्रेड को पुल नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो ये दिखा रही थी कि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, बिकॉज उसने पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही निकाल दी. एंड नाउ शी इज़ वेरी स्कैर्ड एज वेल. अब वो डरने भी लग गई है. वो एक्चुअल में तो कुछ नहीं कर रही है, अगर वो एम्ब्रॉयडरी से ही कुछ अलग करनी है तो शी इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट, कि अगर किसी ने देख लिया तो हाउ विल हर हस्बैंड रिएक्ट, व्हाट विल ही डू विद मी. देन शी सेज कि अब उसकी जो वेडिंग रिंग है विच इज़ वेरी हैवी, विच इज़ लाइक द बर्डन ऑफ हर मैरिज एंड द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. जो मैरिज रिंग है वो हस्बैंड की डोमिनेंस और बर्डन को डिस्क्राइब करता है. वेट ऑफ द रिंग सजेस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड लैक ऑफ फ्रीडम, जिसकी वजह से वो बहुत अप्रेस्ड फील करती है. इस इमेज से हमें पता चलता है कि जो मैरिज है यहाँ पे, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फियर एंड कंट्रोल. आंट जेनिफर की लाइफ में वेडिंग का क्या सिग्निफिकेंस था? इट वॉज एक अ प्रेशर, अ बर्डन, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर जो है वो स्टेट ऑफ माइंड में रहती थी. वाई? बिकॉज ऑफ हर मैरिज. देन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, नाउ सैडली, जब फाइनली आंट जेनिफर शी हैज लॉस्ट हर लाइफ, उसके हैंड्स विल स्टिल शो द साइंस ऑफ फियर एंड सफरिंग शी फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ. अब चाहे आज वो मर गए हैं, उनको वो उस कैस्केट में डाल के अब उनको हमेशा के लिए रख दिया जाएगा, वो क्या इससे उनकी सफरिंग खत्म हो गई है क्या? मर जाने के बाद भी एक डेड बॉडी भी, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में इतनी सफरिंग्स और इतनी पेन को झेला था, आज जब वो मर भी गए हैं, स्टिल हमें क्या फील हो रहा है? आज भी उनकी फिंगर्स अब कांपेंगी, हर फिंगर्स विल स्टिल ट्रेम्बल एंड शी विल स्टिल बी स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड, of the society, of the male society which just oppressed her throughout her life. तो ये बोला कि वो आज भी डरेगी. और जब वो मरी भी हुई है, even when she is dead, she still has that wedding band on her hand. वो अभी भी, it is still there on her finger, which represents that nothing could free her. मरने के बाद भी अभी भी वो उसी टाइज में बंधी हुई है, उसी चेन में है जिसमें वो पहले थी. मरने के बाद भी वो आज़ाद नहीं हो पाई. The wedding ring will remain on her finger, symbolizing the lifelong oppression she endured. जो उसने लाइफ में endure किया था, जितना पेन उसने लाइफ में endure किया था, उसका एक symbol है वो. Whatever that she went through, the hell that she went through when she was living, when she was alive, the wedding ring is a symbol of all of those things. However, जो tigers हैं, she embroidered, will continue to live on the panel. वो उसी जगह पे, उसी sheet पे, उसी screen पे रहेंगे जहाँ पे उसको embroidered किया था.
दे विल कीप prancing proudly and fearlessly. अब वो बहुत fearlessly वही roam around करेंगे, वही घूमेंगे, वैसे ही गुर्राएंगे जैसे वो करते थे, showing strength and confidence. In contrast to her actual personality or what kind of life she was leading, अब जब वो टाइगर्स को कंपेयर करती है तो टाइगर्स कैन रोम अराउंड फ्रीली, दे हैव फ्रीडम, दे हैव करेज इन देम, दे हैव होपनेस, वो अपनी मर्जी से दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, दे आर नॉट ऑर्डर्ड अराउंड, दे आर नॉट suppressed by anyone, right? So the contrast suggests that although Aunt Jennifer could not achieve freedom in her life, चाहे वो नहीं कर पाए, पर उन्होंने अपने आर्ट के जरिए whatever she drew, whatever she embroidered on that, वो उन्होंने अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स को दिखाया था फॉर करेज एंड इंडिपेंडेंस, दैट दीज वर द टू थिंग्स दैट शी वाज थ्राइविंग फॉर, शी वाज क्रेविंग दीज टू थिंग्स, व्हाट, करेज एंड इंडिपेंडेंस, कि मेरे को ये चीज़ें लाइफ में चाहिए थी, बट सैडली मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने उनको ये सब चीज़ें नहीं दी एंड शी पास्ड अवे विद द वेडिंग बैंड स्टिल ऑन हर फिंगर, जिसका मतलब है कि मर जाने के बाद भी अभी भी वो आज़ाद नहीं हुए थे, एंड इट इज़ अ सिंबल कि उनकी पूरी लाइफ कैसे बीती होगी, राइट? सो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू चेक देम आउट वेरी केयरफुली, सब चीज़ों को ध्यान ध्यान से पढ़ लेना. सिंबलिज्म इज टेरिफाइड हैंड्स का सिंबल क्या था? फियर और ऑपरेशन. वेडिंग रिंग का मतलब था लाइफ लॉन्ग मैरिटल बर्डन जो उनके दिमाग के ऊपर था. टाइगर्स आर फॉर द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम. कॉन्ट्रास्ट था वेरी स्कैर्ड एंड जेनिफर इन कॉन्ट्ररी टू फियरलेस टाइगर्स. एंड इमेजरी जो हमें उसके कांपते हुए हाथ दिख रहे थे और वो सब चीज़ जो हम देख पा रहे थे, प्रॉपर हमारे आगे लाइव पिक्चर चल रही थी. नेक्स्ट वी हैव आयरनी. आंट जेनिफर को आज़ादी मिली कैसे? टाइगर्स ड्रॉ करके. दैट वाज द आयरनी ऑफ द स्टोरी, आयरनी ऑफ द पोम हियर. रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ. सो दिस वाज इट अबाउट आवर पोम. We have completed all the poems in your book Flamingo. We have already completed the prose in the previous video. We have completed poetry as well. I hope this was clear to you people. If you have any doubts, you can comment it down below. I will reply it for sure. बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो लेक्चर या ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड है, if you want any special video, you can comment it down below. We will surely take care of that. I hope you people will study well. आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा. You will you do not forget to write the poetic devices or whatever that is mentioned in the question. आप सब लोग पेपर अच्छा करके आओगे. I wish you people luck. I'll see you in the next one. Bye bye.